ओके सुनो, एक्शन प्लान्स की थियरी में नेक्स्ट एक्शन प्लान देखो क्या है, 8, 9, 10। वो ऐसे नहीं मैं शॉर्ट में करवा रहा हूँ, वो अपने स्टडी मटेरियल में भी इन लोग ने एक्शन प्लान 8, 9, 10 को एक साथ दे दिया है। सुनो ये क्या है, इस एक्शन प्लान का नाम है, टी पे से है ना कुछ, अलाइनिंग ट्रांसफर प्राइसिंग आउटकम्स विद वैल्यू क्रिएशन। नाम क्या है, अलाइनिंग ट्रांसफर प्राइसिंग आउटकम विद वैल्यू क्रिएशन। सी ये चीज सुनने में हाईफाई लग रही है ना, अगर ये एग्जांपल याद आएगा तो सिंपल लगेगा। अपने इस एग्जांपल में क्या हुआ था, ट्रांसफर प्राइसिंग में एग्जांपल था ना प्रॉफिट स्प्लिट मेथड का, उसमें मैंने बताया था एक्स लिमिटेड एक फॉरेन में कंपनी है, उसको एम लिमिटेड से ऑर्डर मिला सॉफ्टवेयर बनाने का, और वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एम लिमिटेड से हम लोग ने $1,00,000 चार्ज किया है। लेकिन एक्स लिमिटेड वो अकेला सॉफ्टवेयर नहीं बना पा रहा है, तो उसने वाई और जेड की मदद ली। वाई और जेड कौन है, इसके भाई लोग ही है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज लोकेटेड इन इंडिया। एंड फिर फाइनली इन लोग ने तीनों ने मिलके जॉइंटली सॉफ्टवेयर डेवलप किया। लेकिन इन लोग ने इसमें चीटिंग क्या की मालूम है, जो भी रेवेन्यू मिल रहा था ना सॉफ्टवेयर डेवलप करने का, उसमें से मेजर शेयर एक्स लिमिटेड ने रखा था। क्योंकि एक्स लिमिटेड क्या बोला कि मेरे देश में तो टैक्स खाली 10% है, तो मेरे को टैक्स की चिंता नहीं है, उसने मेजर रेवेन्यू अपने पास रखा। लेकिन उसके जो भाई लोग हैं वाई और जेड, ये लोग ऐसी कंट्री में जहाँ टैक्स बहुत ज़्यादा है, मतलब इंडिया, तो वहाँ पे इन लोग ने क्या किया, उन लोग को शेयर थोड़ा कम दिया ताकि ओवरऑल ग्रुप में टैक्स कम हो जाए। ये चीटिंग की थी ना, तो इसके लिए लॉ ने क्या बोला, बॉस तुम लोग तुम्हारे हिसाब से कैसे शेयरिंग कर रहे हो उस पर हम भरोसा नहीं करेंगे। हमारी तो थिंकिंग क्या है, कभी भी दो एई मिलके आईटी करेंगे, एई प्लस आईटी, तो उसको शक की निगाह से देखेंगे। तो वी विल नॉट सी हाउ यू आर शेयरिंग, वी विल सी हाउ इट शुड हैव बीन शेयर्ड। तो उसके लिए मैंने क्या एग्जांपल लिया था याद करो, मैंने बताया था कि ये सॉफ्टवेयर बनाना है ना, तो सॉफ्टवेयर बनाने में की रोल किसका होता है, इंजीनियर्स का। एंड फिर मैंने बताया था कि इसकी तरफ से तो खाली 2 इंजीनियर आए थे, और वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड की तरफ से 4 इंजीनियर्स थे। तो इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इंजीनियर्स एम्प्लॉयड, इधर से 2 इंजीनियर आए थे, इधर से 4, इधर से 4। तो इससे पता चला कि इन लोग का योगदान ज़्यादा था, तो उन लोग को हिस्सा ज़्यादा मिलना चाहिए, और इसका कंट्रीब्यूशन कम था तो इसको हिस्सा कम मिलना चाहिए। तो वो हिसाब से हमने शेयरिंग करके फिर बाद में जो भी चीटिंग की वो उनकी इनकम में ऐड किया था ना। तो बस यही चीटिंग लोग करते हैं ना, वो ओईसीडी बोली थी। ओईसीडी ने अपनी भाषा में क्या बोला था मैं, देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड who don't align the transfer pricing outcome as per the value creation. फील करो, they don't align the transfer pricing outcome. ट्रांसफर प्राइसिंग आउटकम मतलब जो ट्रांजेक्शन से इनकम आती है वो अलाइन नहीं होती विद वैल्यू क्रिएशन। मतलब ये देखो, सॉफ्टवेयर बनाने में इन लोग का ज़्यादा योगदान था ना, तो वैल्यू क्रिएशन इंडिया में ज़्यादा हुई थी। अरे सॉफ्टवेयर डेवलप करना मतलब कुछ वैल्यू क्रिएशन हो रहा है ना, तो वैल्यू क्रिएशन ज़्यादा कहाँ हुई थी, इंडिया में। लेकिन वैल्यू क्रिएशन इधर ज़्यादा हुई तो इनकम भी इधर ज़्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन इधर इनकम कम दिखा रहे लोग, तो ये अलाइन नहीं हो रहा है। अरे वैल्यू क्रिएशन किधर है, इंडिया में, इनकम कहाँ दिख रही है, फॉरेन में। अरे मतलब मेजर इनकम इन लोग ने इधर दिखाई ना, $1,00,000 के रेवेन्यू में से 50,000 तो यही दिखा रहा है। तो मतलब इनकम इधर दिख रही है और वैल्यू किधर क्रिएट हो रहा है, इंडिया में। तो ये देखो ना, ऐसे ही फील करो, वैल्यू क्रिएशन इन इंडिया, इनकम शोन इन फॉरेन। तो ये अलाइन हो रहा है कि डाइवर्ट हो रहा है, डाइवर्ट हो रहा है। अलाइन होना चाहिए, जिधर वैल्यू क्रिएट हुआ है उधर ही इनकम दिखना चाहिए, लेकिन ये पापी लोग करते नहीं है। अरे इमेजिन करो, ओईसीडी ने अपने भाषण में सबको बताया कि समझो तुम लोग कंट्रीज लोगों, तुम लोग को लल्लू बना के जाता है, कोई मालूम भी नहीं पड़ता है। ये लोग वैल्यू क्रिएट कहाँ करते, इनकम कहीं और दिखाते, क्योंकि इन लोग के माइंड में क्या होता है, जिधर टैक्स कम आवे उधर इनकम कम दिखावे, भाड़ में की वैल्यू किधर क्रिएट हो रही है। तो उन लोग की मेंटालिटी होती है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए। अरे इशू बता, इशू। अरे ओईसीडी हर चीज पहले क्या बताती है, इशू क्या है, थ्रेट क्या है मार्केट में, तो फिर उसका सॉल्यूशन भी बताती है ना ओईसीडी। खाली टेंशन देके छोड़ थोड़ी देती है। तो सॉल्यूशन क्या बताया उससे मालूम है, सुनो, डोंट सी द कॉन्ट्रैक्ट, डोंट सी देयर अंडरस्टैंडिंग। जैसे इन लोग का अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैं 50 रखूंगा, तू 20 रख, तू 30 रख। इन लोग की अंडरस्टैंडिंग मत देखो, सी द कंडक्ट ऑफ द पार्टी,
सी द एक्चुअल कंडक्ट, इग्नोर द कॉन्ट्रैक्ट, सी द एक्चुअल कंडक्ट। अरे एक्चुअल कंडक्ट मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है देखो। तो एक्चुअली तो इधर से चार इंजीनियर, इधर चार इंजीनियर है, इधर से 2 इंजीनियर है, तो इसको क्या कहते हैं एक्चुअल कंडक्ट। ये वर्ड याद रखना अपने नोट्स में आएगा। डोंट सी द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब इन लोग ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट बताया होगा ना, ये रेशियो में हम लोग बांटेंगे। डोंट सी देयर अंडरस्टैंडिंग, डोंट सी देयर कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट, सी द कंडक्ट ऑफ द पार्टी। वो इन लोग ने बोला तो मतलब हम लोग ने वही किया ना, हमने इन लोग का कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट थोड़ी देखा, हमने तो कंडक्ट ऑफ द पार्टी देखा कि इसकी तरफ से एक्चुअल क्या हो रहा है, 4 इंजीनियर आ रहे हैं, तो वो हिसाब से किया। तो ये ओईसीडी ने रिकमेंडेशन दिया था। फिर यही एक्शन प्लान के अंदर इन लोग ने एक और थ्रेट का बताया। पहला थ्रेट क्या था मैंने सिखा दिया ना, ये कोई नया नहीं है, अपने को पता है सब। एक और थ्रेट बताया था, ये तुम लोग भी फर्स्ट टाइम सुन रहे हो। सी ओईसीडी ने बोला आजकल बहुत सारी कंपनी क्या करती है, अपने बैक ऑफिस वर्क के लिए ना कोई दूसरी कंट्री में आउटसोर्स कर देते किसी को। जैसे इमेजिन इंडिया वाले का है ना कोई बैक ऑफिस है सिंगापुर में, सिंगापुर में कोई बैक ऑफिस है और वहां पे मान लो सिंगापुर में टैक्स रेट कम है, ऐसा है नहीं, एग्जांपल ले रहा हूं। सिंगापुर में टैक्स रेट मान लो 1% 2% ज्यादा टैक्स नहीं है और इंडिया में तो टैक्स ज्यादा ही है। तो चीटिंग क्या की सुनो, इंडिया का जो भी बैक ऑफिस काम है ना वो सिंगापुर में सेपरेट एंटिटी कर रही है, एक सेपरेट एंटिटी बनाई है और बैक ऑफिस वर्क के लिए ना इंडिया वाले करोड़ों रुपए का पेमेंट कर रहे हैं कि हमारा बैक ऑफिस का सारा झमेला वो सिंगापुरियन एंटिटी संभाल रही है। अरे इंडिया खर्चा क्लेम कर रही है और बड़ा चढ़ा के बेशुमार पैसे दे रही है। क्यों? अरे इंडिया में खर्चा ज्यादा दिखाने मिलेगा ना। अरे इंडिया वाले क्या सोचते हैं कि हम लोग बैक ऑफिस के नाम का पेमेंट करेंगे और कर भी किसको रहे, अपनी बनाई हुई कंपनी को। अपना कोई एसोसिएट है ऐसे देश में बैठा है जहां टैक्सेस कम होंगे और उसको बैक ऑफिस का ही काम दिया हुआ है, तो उसकी तरफ हम लोग पैसे मस्त में उड़ा रहे हैं क्योंकि पता है ना पैसा अपने ग्रुप में ही तो जा रहा है। और इंडिया में इन लोग खर्चा ज्यादा दिखा के प्रॉफिट कम करेंगे तो इंडिया का प्रॉफिट शिफ्टिंग हो रहा है और वहां इनकम दिख रही उसकी उनको परवाह ही नहीं है क्योंकि उधर टैक्स कम होगा। तो ये भी चीटिंग होती है। और फिर बाद में ओईसीडी ने बोला यार बैक ऑफिस वर्क जैसा चिंदी काम उसके लिए इतना बड़ा पेमेंट होना ही नहीं चाहिए। तो ओईसीडी ने क्या रिकमेंडेशन दिया कि बैक ऑफिस जैसा कोई आउटसोर्सिंग करता है ना अपने दूसरी कंट्री में, तो बैक ऑफिस वर्क का जो कॉस्ट होता है ना उसमें मैक्सिमम 5% ऐड करो, उससे ज्यादा पेमेंट कोई करे तो तुमको मामू बना रहे समझ लो। मतलब बैक ऑफिस वर्क इज सो मैकेनिकल एंड चिंदी, उसमें कोई बुद्धि भी नहीं चाहिए। किसी अनपढ़ गवार को काम दे देंगे, कंप्यूटर बिठा दो करते रहेगा वो। अरे मतलब ओईसीडी ने बोला कि मतलब ये बैक ऑफिस वर्क को इन लोग इतना ओवर वैल्यू कर देते ना। ओवर वैल्यू क्यों करते? ताकि ओवर एक्सपेंडिचर दिखा के प्रॉफिट्स कम कर सके। लेकिन यू शुड रियलाइज, यू कंट्रीज, यू इंडिया, यू ऑस्ट्रेलिया, यू पीपल डोंट रियलाइज, यू गेट फूल्ड। व्हाट यू शुड डू कि बैक ऑफिस का जो पेमेंट हो रहा है ना उसमें 5% से ज्यादा मार्कअप नहीं होना चाहिए। ये 5% मैं नहीं बोला, ओईसीडी बोली थी। उसमें 5% से ज्यादा मार्कअप नहीं होना चाहिए। मीन्स अगर मेरी सिंगापुरियन वाली एंटिटी बैक ऑफिस का काम करती है और उसका उसमें टोटल कॉस्ट मान लो 100 है तो उसको 105 से ज्यादा देने का ही नहीं। लेकिन लोग बाग 105 क्या 200 300 उड़ा रहे। तो ध्यान दो, इसको भी बोलते हैं वैल्यू क्रिएशन में अलाइनमेंट लफड़ा हो रहा है। उधर वैल्यू क्या क्रिएट हो रही है, कचरे जैसे कुछ नहीं। बैक ऑफिस में कोई बड़ी वैल्यू थोड़ी क्रिएट हो रही है। बैक ऑफिस काम में तो क्या छोटा मोटा काम हो रहा है, इट इज अ सपोर्ट स्टाफ, वहां पे सपोर्ट ऑपरेशंस है, तो वैल्यू क्रिएशन इज नेग्लिजिबल। बट उधर इनकम ह्यूज मिल रही है उस सिंगापुरियन कंपनी को, तो इधर भी अलाइनमेंट बिगड़ रहा है ना। अरे ये सब अपने को पता है ऐसा सब, लेकिन इस सब बातें एक्शन प्लान 8, 9, 10 में हुई थी। अरे मेन इन लोग ने 2 ही बात, ऐसे एक्चुअली तो बहुत और भी बात हुई थी। स्टडी मटेरियल में इन लोग ने 2 ही चीज दिया है, एक ऐसा वाला पॉइंट, दूसरा बैक ऑफिस वाला। एक्चुअली बैक ऑफिस मेरा वर्ड है, इन लोग ने क्या वर्ड यूज किया ना, लो वैल्यू एडिंग इंट्रा ग्रुप सर्विसेज। लो वैल्यू एडिंग मतलब उसका इतना वैल्यू एडिशन नहीं है, इतना बड़ा अपना धंधा है उसमें बैक ऑफिस का इतना कोई वैल्यू एडिशन थोड़ी होता है। जो हम मैन्युफैक्चरिंग होता है, इन्वेंशन होता है, उसकी वैल्यू एडिशन ज्यादा होती है। बैक ऑफिस वाला काम अपने धंधे में जरूरी है,
बट उससे थोड़ी कोई इतनी वैल्यू एडिशन हो रही है। तो इसको इन लोग क्या बोलते हैं, लो वैल्यू एडिंग सर्विसेज आर बीइंग ओवर वैल्यूड, सो यू शुड बी केयरफुल कि ऐसी सर्विसेज का पेमेंट कॉस्ट प्लस 5% मार्कअप से ज्यादा नहीं होना चाहिए। होगा ना, लेकिन अभी हुआ है, सुनो ये अभी तुम लोग को ये सब सुन के क्या लगेगा, हाँ तो ठीक है ना, अपने इतनी एक्सेसिव पेमेंट करेंगे तो चला थोड़ी रहे हम लोग तो एक्सेस पेमेंट को आर्म्स लेंथ प्राइस का झंडा गाड़ के डिसअलाउ कर देंगे ना यार। तो भाई ये अभी हुआ है ना, ये सब बाद में हुआ है, लेकिन ओईसीडी ने तो इन लोग की आंखें पहले ही खोली थी। आज की तारीख में तो अभी सब लोग एकदम स्ट्रांग हो चुके हैं। ये सब थ्रेट्स इन लोग ने पहले बताए थे ना, टाइम भी तो हो गया ना, 2015 की बात है, तब इन लोग ने बात की थी। उसके बाद तो काफी कंट्रियों के लॉज अमेंड हो गए, इतने स्ट्रांग हो गए ना कि इन लोग इसका केयरफुल हो गए इसको लेके। जैसे अपने इनकम टैक्स पे भी है ना, बैक ऑफिस सर्विस के लिए स्पेशल रूल भी आया था, ये 5% जैसा रूल भी था, एक सेफ हार्बर रूल्स के अंदर था वो, लेकिन वो निकाल दिया इन लोग ने बाद में, क्योंकि उसके लिए अभी कोई नया प्लानिंग चल रहा है न्यू सेफ हार्बर रूल्स का। तो मतलब इंडिया ने ये चीज अडॉप्ट भी की थी, बट सी ये सब बाद में हुआ है ना सब। लेकिन पहले जब ओईसीडी ने बोला था तब लोगों की आंखें चार हो गई, हाय राम ऐसा भी होता है, तो ओईसीडी तो हमारी आंखें खोल रही है और हमको सुझाव दे रही, तो हमको तो फॉलो करना ही चाहिए। अरे उधर सब एक्सपर्ट लोगों की टीम है, इन लोगों का काम ही है मार्केट में R&D करते रहो, पूरे वर्ल्ड में छोड़ लो क्या क्या करते, उस पर रिसर्च करो और उसकी नीतियों को समझ के उसके लिए सॉल्यूशंस निकालो। नाम ही क्या उसका, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, मीन सबका डेवलपमेंट हो, सब लोग मिलजुल के कोऑपरेट करो, एक दूसरे को साथ में रह के करो और चोरों को सक्सेसफुल मत होने दो। फिर किधर थे हम लोग, ये टी का फुल फॉर्म बोल के बताओ, लेट मी सी, नींद के नशे में सुनाएगी नहीं, टी क्या था बताओ। देखो इधर, क्या तुम लोग नाम ही नहीं बोल पा रहे हो यार, इधर मैं इतना पढ़ा दिया, क्या था ये, अलाइनिंग ट्रांसफर प्राइसिंग आउटकम विद वैल्यू क्रिएशन। जिधर वैल्यू क्रिएट हो रही है उधर ट्रांसफर प्राइसिंग आउटकम जाना चाहिए, वैल्यू यहाँ कम क्रिएट हो रही है तो आउटकम कम मिलना चाहिए, इधर वैल्यू ज्यादा क्रिएट हो रही है तो आउटकम इधर ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन इन लोग का वाइसा वर्सा होता है, वैल्यू क्रिएट किधर भी होने दो, हम तो आउटकम उधर ही ज्यादा दिखाएं जिधर टैक्स कम है। इन लोग टैक्स को देख के वो प्रॉफिट्स लोकेट करते हैं, जबकि वैल्यू जिधर ज्यादा है उधर प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। अब टैक्स कितना भी हमको क्या करना उससे, तो ये अलाइनमेंट बिगाड़ देते ना चीटर लोग, ये था ये। फिर लुक हियर, नेक्स्ट है मैडम आ रही है, मैडम में एम स्टैंड्स फॉर मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग बेप्स। अब ओईसीडी ने अगला भाषण देखो क्या दिया, ये तुम लोग पूरी चैप्टर पढ़ते रहे, इमेजिन क्या कर रहे हो, सब कंट्रीज लोग बैठे इधर और इधर स्पीच कौन दे रहा है, स्पीकर कौन है, ओईसीडी। तो ओईसीडी सबको समझा रही है। अब देखो अगली चीज ओईसीडी क्या समझा रही है, बेप्स एक भयानक बीमारी है, उसको टाइम टू टाइम मेजर करो, मॉनिटर करो, नहीं तो एक दिन तुमको रियलाइज होगा कि सब तुम्हारा टैक्स रेवेन्यू दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गया है, तुम्हारे हाथ में कुछ आ ही नहीं रहा है। अरे मतलब ये डराया ओईसीडी ने कि बेप्स एक भयानक बीमारी है देश के टैक्स रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड फिर बाद में थ्रेट क्या बताए, देखो इश्यूज, अब यहाँ टैक्स रेवेन्यू नहीं मिल पाएगा आपको, अगर बेप्स पे ध्यान नहीं दोगे तो देयर विल बी लॉस ऑफ टैक्स रेवेन्यू, है ना। एंड फिर बाद में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मिसडायरेक्ट होती जाएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मिसडायरेक्ट हो जाएगी। मिसडायरेक्ट का मतलब क्या हूं मैं, तुम्हारे देशवासी है ना ऐसी कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे जहां पर टैक्स है ही नहीं, जबकि वो सही तरीका थोड़ी है, इन्वेस्ट तो वहां करो जहां कुछ पोटेंशियल है। लेकिन लोग बाग टैक्स बचाने के चक्कर में क्या है, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहां पे टैक्सेस कम है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मिसडायरेक्ट हो जाएगा, कॉर्पोरेट डेट बायस हो जाएगा, डेट बायस, कंपनीज विल बी डेट बायस्ड, कंपनीज विल स्टार्ट प्रिफरिंग डेट्स। क्यों बताओ, चलो डेट बायस क्यों आता है, डेट बायस, हाँ क्योंकि अपने ग्रुप कंपनीज में क्या है, डेट्स के थ्रू फाइनेंस करते हैं ना। सी ऐसे डेट मतलब जानलेवा चीज है, आज किसी का जिंदगी कर्जे में पड़ा है, मर जाएगा वो, तो डेट इज अ डेंजरस थिंग। लेकिन क्या ये लोग एसोसिएटेड एंटरप्राइज लोग आपस में क्या सोचते हैं, ठीक है ना, आपस में ही तो डेट है, तो इन लोग अपनी कंपनीज को डेट्स के थ्रू फाइनेंस करते हैं ताकि इंटरेस्ट का ज्यादा डिडक्शन मिले
और वहां से प्रॉफिट शिफ्ट होकर दूसरी कंट्री में चले जाए, तो ये डेट बायस हो जाता है। अब सोचो इंडिया में सब लोग ऐसा चीटिंग करने लगे ना, तो पूरे कंट्री का डेट बर्डन बड़ा हो जाता है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, फॉरेन वाले इंडिया में कंपनीज फॉर्म करते, डेट से फाइनेंस करते। अरे तो वो लोग ने तो डेट से फाइनेंस कर दिया, लेकिन इंडिया एज अ कंट्री एज अ होल डेट बर्डन हो गया, तो वो टेंशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की तकलीफ आ जाएगी। अरे समझे नहीं, मैं 4 पॉइंट बोल दिया। ये देखो ओईसीडी ने 4 थ्रेट बताए। तफड़ी सी हमेशा है ना, अपने को परफेक्शन की तरफ थ्राइव करना चाहिए। आई एम नॉट से यू विल बिकम परफेक्ट, यू टू थ्राइव टुवर्ड्स परफेक्शन। जैसे शार्प 6:30 को मेरे को आना, मतलब एक शौक होना चाहिए अलग टाइप का। नहीं तो कितनी बार क्या माइंड में ऐसा होता है, ठीक है 10 मिनट लेट हुआ तो क्या हो जाएगा, इतना लॉस भी नहीं होगा, सर भी तो कुछ नहीं बोलने वाला है, सब चल जाएगा। वो काम चलाओ वाला टेंडेंसी होना ही नहीं चाहिए। जैसे ये ऐसे ऐसे क्यों है, नहीं परफेक्शन चाहिए सर, वो स्ट्राइविंग टुवर्ड्स परफेक्शन होना चाहिए। हाँ बाद में एक बार नेचर बन गया, फिर बाद में एक्सेस नहीं करना चाहिए। एकदम एक्सेस करना मतलब काम भी बिगड़ जाता है, बट वो बाद में वो सोचोगे तो परफेक्शन भी नहीं आएगा ना। अपना फिलहाल तो मेंटाली क्या होना है, मेंटालिटी एक एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए, टाइम तो टाइम पे ही आना है। अभी सुनना है तो एक एक चीज अच्छी तरह सुननी है। ऐसे बेमन से आधे मन से बैठे थकेले हरेले मरेले लोग की तरह नहीं नहीं जबरदस्ती आके बिठा दिया, किसी ने मम्मी ने धक्का मार के भेज दिया, सर ने बुला लिया जाओ, ऐसे नहीं। एकदम एक्साइट होके मैं कैसे बढ़ रहा हूं, मेरी तो एग्जाम भी नहीं है। तो वैसा यू टू थ्राइव टुवर्ड्स परफेक्शन, तब जाके एवरेज परफॉर्मेंस निकलेगा ना। मतलब काम चलो टेंडेंसी में चल जाएगा ना, क्या है ठीक है चलता है क्या है, नहीं चलना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज में हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ना, तो अपना रिजल्ट परफेक्ट आना ही है। इधर देखो जल्दी, क्या थे हम, क्या बात हो रही थी, एम क्या था, मैडम का एम क्या था, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग बेब्स। तो ये देखो ओईसीडी सबको बोल रही है, सुन बेब्स एक भयानक बीमारी है, इसको मॉनिटर करो। तो लोग बोले क्यों, ऐसी क्या भयानक बीमारी, उसमें तकलीफ क्या होती है, तफड़ी हो जाता है, आपके देश के पास टैक्स का रेवेन्यू नहीं रहेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिस डायरेक्ट हो जाएंगे। आज एक कंट्री अच्छे फॉरेन जगह में इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन तुम्हारे देशवासी लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे कंट्रियों में इन्वेस्ट करेंगे जहां नो टैक्सेस है। अरे वहां कंपनीज फॉर्म करेंगे, और कंपनीज फॉर्म करना मतलब वी आर इन्वेस्टिंग इन फॉरेन कंट्री ना, और ऐसी कंट्रियां चुनेंगे जहां टैक्सेस कम है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सब मिस डायरेक्टेड। फिर डेट बायस हो जाएगा, सब लोग डेट फाइनेंसिंग करेंगे तो कंट्री तेरा डेट का बर्डन बढ़ जाएगा। आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं रहेगा, एक दिन मालूम पड़ेगा हालत खराब हो गई है, तो थोड़ा सीरियस लो इसको। ऐसा धमकी, मतलब ये तफड़ी वाला थ्रेड बताया ओईसीडी ने, इसलिए ओईसीडी बोला देखो बेब्स को सीरियसली लो, यू शुड कॉन्स्टेंटली मेजर एंड मॉनिटर बेब्स। मीन्स हर कंट्री का ड्यूटी बनता है टाइम टू टाइम चेक करो कहीं बेब्स तो नहीं हो रहा है। जैसे सोचो ना थर्मोमीटर लेके घूम रहा हूं मैं, बार बार चेक, हाँ बुखार तो नहीं, हाँ ठीक है थोड़ा, अरे बुखार तो नहीं है ना, ठीक है। तो कंट्री का बुखार क्या है, बेब्स, बेब्स एक बीमारी है ना, तो कंट्री को बोला ठीक तुमको सब ठीक भी लग रहा है ना, फिर भी थर्मोमीटर लेके चेक कर लो कि कहीं बेब्स का बुखार तो नहीं चढ़ा है, कहीं बेब्स तो नहीं हो रहा है। क्योंकि बाद में तुम लोग चेक नहीं करते रहोगे ना, और तुम्हारे अंदर बीमारी हो गई होगी, तुमको रियलाइज भी नहीं होगा, एक दिन तफड़ी हो जाएगा तुम्हारा। इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे जब टैक्स के लिए पैसा ही नहीं बचेगा, सोचो इंडिया का हर पापी बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग करने लगा। मतलब इंडिया में मस्त लोग बाग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वो प्रॉफिट वहां शिफ्ट हो रहा है। तो जब इंडिया को टैक्स ही, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन सोर्स क्या है, टैक्स। टैक्स है तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, टैक्स नहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी कहां से आएगा। एफ क्या था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स विल बी मिस डायरेक्टेड। में जहां तुमको फॉरेन में इन्वेस्ट करना चाहिए वहां तो तुम्हारे देशवासी लोग करेंगे नहीं, वो लोग करेंगे ऐसी कंट्री में जहां पे टैक्सेस नहीं है या कम टैक्स है। तो जो भी है मतलब वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तुम्हारा मिस डायरेक्ट हो रहा है। तो ये देखो टैक्स रेवेन्यू नहीं आएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिस डायरेक्ट हो जाएगा, कॉर्पोरेट डेट बायस, सब डेट बायस्ड हो जाएंगे, तो कंट्री के डेट बर्डन से कंट्री की बैंड बच जाएगी। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, टैक्स ही नहीं आएगा। तो ये टेंशन बताया। तो अभी फिर बाद में ओईसीडी ने क्या बोला
कि देखो इसलिए टाइम टू टाइम बेब्स को मेजर करो, मॉनिटर करो, मतलब इसे फील करो, टाइम टू टाइम थर्मोमीटर से चेक करना है अपने आप को। तो अभी लोग बोले कैसे चेक करें, तो उसके लिए रिकमेंडेशन देखो क्या दिया है। अगर जैसे इंडिया के पॉइंट ऑफ से बता रहा हूं, अगर इंडिया को ऐसा लगा कि मल्टीनेशनल कंपनीज का प्रॉफिट्स इन नो टैक्स कंट्रीज इज हाई देन एवरेज वर्ल्ड वाइड प्रॉफिट, सी पहले झोलझाल करने वाले मल्टीनेशनल कंपनीज ही होते हैं। मल्टीनेशनल मतलब इंडिया में कंपनी है, उनका एक एसोसिएटेड ब्राजील में, एक एसोसिएट जर्मनी में, एक मॉरिशस में, अरे पूरे वर्ल्ड में फैले होते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब मल्टीनेशन। तो सी एक टेस्ट क्या दिया है कि अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, उसका टैक्स हेवंस में, टैक्स हेवन मतलब जहां पे टैक्सेस नहीं होते, टैक्स कम होते, वहां उनका प्रॉफिट ज्यादा है कंपेयर टू द एवरेज वर्ल्ड वाइड प्रॉफिट। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक मल्टीनेशनल कंपनी को पूरे वर्ल्ड में ना ऑन एन एवरेज 10% नेट प्रॉफिट आता है, 10% नेट प्रॉफिट रेशियो है, या फिर रेट ऑफ रिटर्न पकड़ लो, 10% इज द रेट ऑफ रिटर्न पूरे वर्ल्ड का एवरेज। लेकिन जो लो टैक्स कंट्रीज है ना, वहां 20% है। तो समझ जाओ कुछ तो दाल में काला है। अरे मतलब कंट्रीज को बोला है तुम ये मेजर किया करो, तुम्हारे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, उनसे रिपोर्टिंग वगैरह कराओ और उनका चेक करो कि उनका एवरेज वर्ल्ड वाइड प्रॉफिट कितना है। तो अगर उनका एवरेज वर्ल्ड वाइड प्रॉफिट मान लो कि 10% है, एंड फिर बाद में उसको कंपेयर करो कि उनका नो टैक्स या फिर लो टैक्स कंट्रीज में प्रॉफिट रेशियो क्या है, तो उधर पता चला वो 10% से ज्यादा है। तो मतलब वहां ज्यादा प्रॉफिट क्यों दिख रहा है, क्योंकि उन लोग सब प्रॉफिट उधर लोकेट कर रहे हैं, और उधर क्यों लोकेट कर रहे हैं, क्योंकि उधर टैक्स नहीं है इसलिए। तो इससे तुमको मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे देश पे वेब्स का बुखार चढ़ रहा है। तो यही सजेशन दिया, ये मतलब ये चीज चेक किया करो, मतलब हाउ टू मॉनिटर वेब्स। सीधा थियरी क्वेश्चन आ सकता, बोलना मत, आ गया तो पहले बता रहा हूं हाउ टू मेजर एंड मॉनिटर वेब्स। सी मैं बताऊं, ये जो मैं चैप्टर लेके बैठा हूं ना, एक्शन प्लान और अभी जो 1-2 टॉपिक का मेरा प्लान है, उसके पीछे रीजन भले 4-5 मार्क का है ना, लेकिन आया तो कंफर्म मार्क्स है। और एक दो मार्क के लिए बहुत बार अटक जाती है अपनी गाड़ी, वो कंट्रोल में रहेगा और भरोसा नहीं 6-7 मार्क का भी आ जावे, इसलिए एक बार अच्छी तरह कर। थियरी है स्ट्रेट हो भी, सी ये प्लानिंग होती है। जैसे मैं कॉस्टिंग का पेपर है ना, मेरी कॉस्टिंग से फटती थी, मैं स्टूडेंट था, तो मैं क्या करता था मैं क्या, कॉस्टिंग में कितने भी सम कर लो ना, नसीब है तो आएगा, नहीं तो नहीं, मतलब कभी कॉन्फिडेंस नहीं था, थियरी पे बैंक करता था। कॉस्टिंग में थियरी क्वेश्चन कंफर्म आता था, तो जो थियरी रट्टा मार लो, पसंद आवे कि नहीं आवे, रट के चले जाओ, एटलीस्ट थियरी के भरोसे एक 20 मार्क का क्वेश्चन तो मेरा अटेम्प्ट हो जाएगा। वो मेरा प्लानिंग रहता था, क्योंकि जितने भी सम्स हम लोग के टाइम खाली 2 ही चैप्टर थे, मार्जिनल एंड स्टैंडर्ड। 80 मार्क का मार्जिनल कॉस्टिंग, 20 मार्क का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, उतना ही था बस। लिटरली मार्जिनल फाड़ देते थे, जितना सिंपल लग रहा है ना उतना ज्यादा टेंशन था। मार्जिनल कॉस्टिंग में इतनी भयानक वेराइटीज थी। हाँ एक प्राइसिंग पॉलिसी भी था, बट उसको हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का ही पार्ट मानते थे। इतना वेराइटी डालते थे ना, बाप रे, हालत होती थी उसमें। मतलब उसमें मतलब 2 चैप्टर बोलने में कम है, लेकिन कुछ भी आ सकता है, और एट दैट मोमेंट दिमाग नहीं चला तो क्या करेंगे, तो थियरी के ऊपर बैंक करना, मतलब ऐसा स्मार्ट प्लानिंग करना पड़ता है। तो वही एंगल से मैंने क्या बोला, इंटरनेशनल टैक्सेशन का 30 मार्क है ना, वो 30 मार्क तो अपना पक्का होना ही चाहिए। तो उसमें ये थियरी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ टू मेजर बेप्स, तो उसका इंडिकेटर बेप्स के ऐसा भी आ सकता है, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ बेप्स। तो पहला इंडिकेटर, प्रॉफिट रेट इन लो टैक्स कंट्री इज हाई कंपेयर टू द एवरेज वर्ल्ड वाइड प्रॉफिट। प्रॉफिट रेट इन लो टैक्स या नो टैक्स ऐसा बोलते, क्या बोले, प्रॉफिट रेट इन लो टैक्स और नो टैक्स कंट्री इज हायर देन द एवरेज वर्ल्ड वाइड प्रॉफिट ऑफ अ मल्टीनेशनल कंपनी। ओके, फिर टी, टैक्सेस पेड बाय एमएनसीज इज लो कंपेयर टू द सिमिलर डोमेस्टिक प्लेयर्स। ये सुनो, ये प्रोडक्ट बनाने वाला मल्टीनेशनल भी है और एक अपना लोकल कंपनी भी। लोकल मतलब जो इंडिया के अंदर बेचारा बना बना के बेचता है, उसका इंडिया के बाहर धंधा फैला हुआ नहीं है। तो ये प्रोडक्ट मल्टीनेशनल कंपनीज बना रही है, और ऐसा सेम प्रोडक्ट और कौन बना रहा है, डोमेस्टिक प्लेयर। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज का तो बड़े स्केल पे धंधा है,
लेकिन उनकी तरफ से टैक्स 100 रुपया आता है और बेचारे डोमेस्टिक प्लेयर 150 रुपया भर रहे हैं। अरे मतलब डोमेस्टिक प्लेयर लोग तो बेचारे लोकल इंडिया के अंदर ही माल बेच रहे, वो लोग अगर 150 भर रहे तो मल्टीनेशनल कंपनी तो बाप है, उसकी तरफ से तो टैक्स ज्यादा आना चाहिए। लेकिन एमएनसी लोगों की तरफ से टैक्स कम मिल रहा है इंडिया को। नहीं सुनी? क्या बात हुई थी लास्ट, क्या बात हुई थी बताओ? मैं भी सच्ची बता रहा हूँ, मैं 2-2, 3-4 घंटे नींद नहीं हो रही है, बट मैं समझता, मैं बोल रहा हूँ तो कहाँ से नींद आएगा, बोलते बोलते थोड़ी सो जाएगा कोई। बट तकलीफ में सब है, कम ऑन। क्या बात हो रही थी? थोड़ा दिमाग, मतलब जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है वो लोग अगर 100 रुपए का टैक्स भर रहे तो वैसा ही माल बेचने वाला मल्टीनेशनल 100 से ज्यादा भरे ना। लेकिन उन लोग तो 100 भी नहीं भरते, 20-30 रुपए ही भरते। तो ये शॉकिंग चीज लगना चाहिए कंट्री को कि एमएनसीज बीइंग जायंट ग्रुप, दे पेइंग सो लेस टैक्स। अरे दिमाग ना, मतलब ये सिंपल है, ये प्रोडक्ट बेच रहा हूं मैं, ये प्रोडक्ट बेचने वाले जो लोकल प्लेयर, मतलब क्या, जो इंडिया के अंदर ही माल बेच रहा है, उसका इंडिया के बाहर मार्केट है भी नहीं, तो इंडिया के अंदर ही बेच रहा है, तो वो बेचारा इतना मेहनत करके कमा के 100 रुपया टैक्स भरता है। तो मल्टीनेशनल कंपनी वही प्रोडक्ट बेच रही है और उनका तो स्केल और भी बड़ा है, दुनिया भर में बेचते माल, लेकिन उन लोग तो 100 के और भी कम भर रहे। तो ये देखो, इसको क्या टी फॉर टैक्सेस पेड बाय एमएनसी इज लेस कंपेयर टू द सिमिलर डोमेस्टिक कंपनीज। अरे इसको इतना, ये सब जनरल इंडिकेटर से रहे, ये थोड़ी हम लोग एक कंपनी, मेरे को बताओ, इधर सुनो इधर हम लोग कोई एक कंपनी, जैसे सुनो, ये रिमोट कंट्रोल वाली एक कंपनी को थोड़ी, ऐसी हजारों मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी और ऐसे हजारों डोमेस्टिक प्लेयर्स होंगे। एक जनरल व्यू ले रहे हैं। गवर्नमेंट भी अपने टीम को लेके एनालिसिस करती है ना, इन लोग रिपोर्ट्स बनाते, R&D करते, इन्वेस्टिगेशन करते कि सब एमएनसीज, भले वो एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड का पड़ा नहीं है, सब एमएनसीज की तरफ से हमको इतना टैक्स आ रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, आईटी सेक्टर वाले एमएनसीज है, उनसे इतना टैक्स आ रहा है, और वही आईटी सेक्टर वाले जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है उनसे इतना टैक्स आ रहा है। तो बोले एमएनसीज लोग से टैक्स, अरे ये ओवरऑल टोटल में एनालिसिस हो रही है, मतलब इतना माइन्यूट एनालिसिस नहीं है, ब्रॉडली है। और ब्रॉडली मोटा मोटी आइडिया तो आ जाता है ना यार, कि डोमेस्टिक लोग ही ज्यादा टैक्स भर रहे, मल्टीनेशनल लोग तो टैक्स कम भर रहे। क्यों? क्योंकि मल्टीनेशनल सब प्रॉफिट शिफ्टिंग कर देते हैं। तो दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ बेस इरोजन, प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये टैक्सेस का था, है ना। फिर इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। अगर किसी देश को लगे कि आजकल हमारे देशवासी लोग बाहर बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे, अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन शक की निगाह से देखो, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सब मल्टीनेशनल कंपनीज लोग अपना प्रॉफिट शिफ्ट करने के लिए फॉरेन में अपना एसोसिएट्स बना रहे। अरे इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट मींस सडन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है। एफ फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, सडनली इंक्रीज हो रहा है, तो समझ जाना कुछ दाल में काला है। अरे मतलब इंडिया वालों को एनालाइज करना चाहिए ना। अपने गए साल तक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट खाली 100 करोड़ जितना होता था, अचानक 500 करोड़ होने लगा। ये क्या यार, ऐसा क्यों हो रहा है? शायद ऐसा तो नहीं हो रहा है मल्टीनेशनल कंपनीज जो फॉरेन में से अपना पैसा शिफ्ट करने के लिए वहां पैसे इन्वेस्ट कर रहे और वहां कंपनीज फॉर्म कर रहे। तो इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स विद सेपरेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन फ्रॉम आउटकम। वही जो बताया था, वो अलाइनिंग वाला आया था ना, कोई कोई लेट आया तो उन्होंने सुना नहीं था वो। तो मतलब कभी भी तुमको लग रहा है ना कि वैल्यू क्रिएशन और उसका आउटकम में सेपरेशन हो रहा है, अरे नहीं तो वैल्यू क्रिएशन ज्यादा होता है तो इनकम उधर ज्यादा रहना चाहिए, लेकिन इधर सेपरेशन हो गया है। वैल्यू क्रिएटेड समवेयर एल्स, इनकम जनरेटेड समवेयर एल्स। तो ये लोग साथ साथ है कि सेपरेट हो गए? सेपरेट हो गए। नहीं तो क्या, जहां मैंने बताया था ना, इधर इंजीनियर्स लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इधर सॉफ्टवेयर बनाने में ज्यादा मेहनत हो रही, तो वैल्यू क्रिएशन ज्यादा हो रही है, तो इनकम इधर लोकेट होनी चाहिए। बट इन लोग अगर ऐसा करे, नहीं वैल्यू क्रिएशन इधर होने दो, इनकम इधर लोकेट कर रहे, तो वैल्यू क्रिएशन और इनकम लोकेशन के बीच में सेपरेशन हो गया। तो एज फॉर सेपरेशन ऑफ इनकम फ्रॉम वैल्यू क्रिएशन मीन्स वैल्यू क्रिएट कहाँ हो रही है और इनकम जनरेट कहाँ हो रही है, मतलब इनकम शो कहाँ हो रही है।
अरे ये ऐसा पॉइंट है सेपरेशन। फिर रॉयल्टीज, लो टैक्स कंट्रीज में रॉयल्टीज ज्यादा होना मतलब वो भी टेंशन है। अरे जैसे बड़े बड़े जो होते हैं ना ये इन लोग की रॉयल्टी इनका बहुत होती है, जो लॉरियल वॉरियल बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ना, उन लोग का सबसे बड़ा जायदाद क्या है? इंटेंजिबल। ब्रांड खुद एक इंटेंजिबल एसेट है। तो बड़े बड़े ब्रांडेड लोग होते हैं ना, तो उन लोग का सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? लैंड, बिल्डिंग, मशीन नहीं, उनका ब्रांड, उनका इंटेंजिबल्स। तो इन लोग क्या करते हो? इंटेंजिबल्स का क्रिएशन छोटी मोटी लोकल देश में करते ताकि टैक्स कम आवे। तो ये लोग, और इसलिए समझ जाना चाहिए कि अगर कोई जीरो टैक्स कंट्री में रॉयल्टी भर भर के दिख रही है तो वो लफड़ा ही है। जैसे इमेजिन मेरा पूरा एमएनसी का ग्रुप है, एसवीएन ग्रुप पूरा, और मेरे बुक्स में जो रॉयल्टी इनकम है ना वो भर भर के, लेकिन ऐसे देश में जहाँ पे टैक्सेस नहीं है। तो मतलब लो टैक्स कंट्रीज में रॉयल्टीज का लोकेट होना मतलब वो भी दाल में काला है। क्योंकि मान लो बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स को ना इंटेंजिबल से मेन इनकम आती है, इंटेंजिबल से बहुत लोग अच्छा खासा छापते हैं। तो वो अगर इन लोग ने ऐसी कंट्री में लोकेट किया है तो वो भी चीटिंग वाला मैटर हो सकता है। तो हैविंग मोर रॉयल्टी इन आर क्या, हैविंग मोर रॉयल्टी इन लो टैक्स और नो टैक्स कंट्रीज। डेट बर्डन बढ़ते जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि पूरे भारत का डेट 8,000 करोड़ था, अभी अचानक 9,000 करोड़ हो रहा है, 10,000 करोड़ हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फॉरेन एंटिटीज वालों ने इंडिया में कंपनीज फॉर्म की है और डेट से फाइनेंस किया है। अब वो लोग डेट से फाइनेंस करते तो इंडिया वालों के लिए पेएबल हो जाता है ना। तो अगर इंडिया का डेट बर्डन बढ़ता हुआ दिख रहा है तो वो भी एक इंडिकेटर है। अरे ये सब क्या? दीज आर इंडिकेटर्स ऑफ बेप्स, इंडिकेटर्स ऑफ बेप्स। पीटी फसरड़ क्या होते हैं इसको? पीटी फसरड़। पी क्या था बताओ? प्रॉफिट रेट इन लो टैक्स कंट्रीज हायर कंपेयर टू द एवरेज वर्ल्ड वाइड प्रॉफिट। फिर टैक्सेस पेड बाय एमएनसीज इज लेस देन द सिमिलर डोमेस्टिक प्लेयर्स। जो सिमिलर डोमेस्टिक कंपनियां हैं उनके मुकाबले एमएनसी कम भर रही है। अरे एमएनसी तो ज्यादा भरे ना, ये कम भर रहे क्योंकि इन लोग प्रॉफिट शिफ्टिंग कर रहे हैं। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट सडनली तुम्हारा बढ़ते आ रहा है। अचानक इंडिया को रियलाइज हो आजकल फॉरेन में लोग क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि बेप्स करना है इसलिए। फिर सेपरेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन है ना इट्स आउटकम, मतलब वैल्यू क्रिएट कहाँ हो रही है, आउटकम्स कहीं हो रहा है, ऐसा सेपरेशन दिख रहा है। मतलब उसके लिए बाद में कंट्री को भी R&D करना पड़ता है, ऐसा सब हो रहा है कि नहीं। लेकिन एटलीस्ट ये पॉइंटर्स मिल गए ना तो उसके ऊपर वर्क करना। अभी कैसे करना है वो कंट्री का प्रॉब्लम है ना। कंट्री तो बच्चों की तरह OECD को पूछेंगे कि हम लोग कैसे करें, OECD ने बता दिया ये सब इंडिकेटर्स है, इस पे काम करो ना। अब काम कैसे करना आपका टीम जाने। सेपरेट। फिर रॉयल्टी ज्यादा होना इन लो टैक्स और नो टैक्स कंट्रीज, डेट बर्डन कंट्री का बढ़ते जाना सडनली, ये सब निशानी है कि आपको देश को, आपके देश को बेप्स की बीमारी हो रही है। तो सॉल्यूशन क्या है? कीप मॉनिटरिंग दिस थिंग। ये सॉल्यूशन दिया है, नहीं तो आपके साथ तफड़ी हो जाएगा। मतलब टैक्स रेवेन्यू का पैसा ही नहीं बचेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिस डायरेक्ट होता आएगा, डेट बायस हो जाएगा, है ना। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे, हालत खराब हो जाएगी देश की। ऐसा डराती है OECD से। ये एम था, मतलब ये एक थियरी क्वेश्चन आने का पोटेंशियल है। चैप्टर का नाम भी बेप्स ही है, तो इसमें तो एक अच्छा क्वेश्चन स्ट्रेट आ सकता है, स्ट्रेट। हाँ बोलो। हाँ ये तो तुम लेट आए थे ना, हम लोग देखो हम लोग ना पढ़े थे ना, हटपट का ये टी बाकी था ना कल, तो ये अभी किया हम लोग ने। फिर मैडम चालू हो गए थे, मैडम का एम फॉर मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग बेप्स। तो सुनो, why to measure BEPS and how to measure? Why? Because if you don't measure you will face tafdi. And how to measure? Keep a check on these things. अगर ऐसा हो रहा है तो BEPS की बीमारी है, पीटी फसरड़। ये स्ट्रेट थियरी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे। तो ये मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग BEPS में था, मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग BEPS। फिर देखो ये डी, 3D है ना, उसमें पहले एक्शन प्लान नंबर 12, एक्शन प्लान 12 सुनो क्या बात हो रही है। अपना कौन सा एक्शन प्लान खत्म हुआ? एक्शन प्लान 11 खत्म हुआ है ना, 11 खत्म हो गया।
अभी 12 वाला चालू हो रहा है, डी सही है, डी फॉर डिस्क्लोजर ऑफ एग्रेसिव टैक्स प्लानिंग। मींस ओईसीडी ने बोला है, सुनो मैं ओईसीडी हूं, सबको भाषण दे रहा हूं, भाई तुम लोग को लोग मामू बना के जाता है, तुमको मालूम नहीं पड़ता है, तुम लोग को मालूम भी पड़ता है तो लेट पड़ता है, फिर तुम लोग लेट जागते हो, तब तक तो वो लोग सब साफ करके चले जाते हैं। अरे सुनो ना, मतलब ओईसीडी ने कंट्रीज लोग को क्या रियलाइज करवाया है कि पहले तो तुम्हारे देश में चीटर लोग हैं, चीटिंग करते तुमको मालूम नहीं पड़ता, और करते रहते कर तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, और जब बाय द टाइम तुम लोग ध्यान देते हो तब तो सारा नुकसान करके चले जाते हैं। इससे सुनो, कम ऑन, हिम्मत रखो, मेरे को कम से 1-2 घंटा तो लेक्चर हो, बाद में नींद ना दो, वो शुरुआत से नींद कैसे आनी चाहिए, मतलब कम ऑन, हिम्मत रखो, डोंट वरी, इट्स ओके टू स्लीप, ये नॉर्मल है। मतलब जब मैं उठा तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे को उठा रहे मतलब मेरे कुछ प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों को नींद आती है, मैं खुद सुस्तर नींद में बैठे रहता था ऐसे, मेरे को तो खुद को बहुत नींद आती थी, लेकिन बाद में सॉल्यूशन क्या, उठाना तो पड़ेगा ना यार, उठाने के लिए थोड़ा बोलना तो पड़ेगा है ना। तो नींद आना इज वेरी नॉर्मल, हाँ, ये कोई जात की अब नॉर्मेलिटी नहीं है, डोंट वरी, ओके कम ऑन, बट सो मत। हाँ, कोई लोगों की कला होती है आंख खुली रख के सोना, ऐसे आंखें खुली, हाँ ऐसी कला होती है कोई लोग। मैं तो पास में तरह तरह के स्टूडेंट्स देखे, आंखें खुली है लेकिन अंदर से नींद है, एंड कोई लोगों को नींद ही नहीं आती, वो भी होता है। तो सुनो, क्या हम लोग क्या बात कर रहे थे, मैडम का डी है ना, डी का फुल फॉर्म है डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स के ऊपर भाषण दिया था। तो सुनो, ओईसीडी ने पहले बोला कि तुम लोग को कुछ पता ही नहीं चलता, तुमको चोर लोग लल्लू बना के चले आते हैं, आपके देश में टैक्स का नुकसान होता है मालूम भी नहीं पड़ता है, और जब मालूम पड़ता है तब बहुत लेट हो जाती है। इसलिए ना तुम लोग प्रोएक्टिव रहो, मतलब तुम वेट मत करो कि इनकम टैक्स में लोग चूना लगा के तुमको लल्लू बना ले फिर रियलाइज हो, बी प्रोएक्टिव। उसके लिए ना डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रेंथन करो, मीन्स तुम तुम्हारे कंट्रीज के लोगों को बोल दो आपको ये डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, ये करना, मतलब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सीरियसली लो। अरे होता है ना, ये फॉर्म भर, ये फॉर्म भर, जैसे अपने इंडिया में हुआ ना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, एसएफटी, डीडी वकी बाइफिग, डीडी वकी बाइफिग, डीडी वकी बाइफिग, डीडी वकी बाइफिग था ना एक। उधर क्या था, बैंक्स लोगों को, कंपनीज को बोला था कि कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में घुसे ना, उसका रिपोर्टिंग कर दो। तो वो क्या है, हम लोग प्रोएक्टिव प्लान कर रहे हैं ना, नहीं तो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन वाले को अगर जड़ पे नहीं पकड़ेंगे तो बाद में तो बहुत कुछ कर देगा वो। इससे इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव मेजर। ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं था, खैर ये इंडिया वालों ने ओईसीडी के कहने पे नहीं किया था, हर चीज हम लोग थोड़ी ओईसीडी के सुन के, हम लोग का खुद का भी तो बुद्धि है ना इंडिया वालों का, हम लोग भी अपने दिमाग लड़ाते हैं कि चोरों को कैसे पकड़े। लेकिन एक खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को स्ट्रेंथन करने का एक एग्जाम्पल है, इंडिया वालों ने किया ही है कि कोई बैंक में बड़ा एफडी करता है ना, या फिर कोई पब्लिक इशू में ज्यादा पैसा अप्लाई करता है, तुरंत रिपोर्टिंग हो जाता है। तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ही है ना, वो डिस्क्लोज करना पड़ता है इनकम टैक्स में। तो ऐसा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को स्ट्रेंथन करो ताकि क्या तुम लोग वक्त पे समझ जाओ कि हमारे साथ कोई चीटिंग कर रहा है, नहीं तो तुम लोग देखते रह जाओगे और उतने में तुम्हारा घर चोरी से चोर साफ करके चला गया, फिर देखो हाय राम ये क्या हो गया। घर मतलब देश का पैसा बोल रहा हूं ऐसा। तो ये डिस्क्लोजर के ऊपर भाषण दिया था, और डिस्क्लोजर नहीं करेंगे तो तुम लोग को मालूम भी नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है। तो ये इशू बताया, फिर रिकमेंडेशन क्या दिया, तरह तरह की मैंडेटरी डिस्क्लोजर स्कीम्स निकालो, अपने कंट्री में थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाओ, आपको ये सबमिट करना पड़े, ये फॉर्म भरो, ये करो, ये डिस्क्लोज करो, वो करो, ये करो, ऐसा स्ट्रेंथन करो। और उसके लिए बाद में सजेशन दिया था कि ऐसी स्कीम्स रखो विच आर अंडरस्टैंडेबल, विच आर अंडरस्टैंडेबल, मतलब पब्लिक को समझे। नहीं तो क्या है, तुम लोगों से ये सब फॉर्म सबमिट करना बोल रहे लेकिन पब्लिक को समझ ही नहीं रहा है। अरे होता है ना, जैसे अपने इनकम टैक्स में आ गया, ये फॉर्म सबमिट करो, ये फॉर्म करो, ये करो, जैसे आईटीआर भरने का ही है, अगर वो आईटीआर ऐसा बना कि पब्लिक को समझ ही नहीं रहा तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ऑल दी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन अ कंट्री शुड बी अंडरस्टैंडेबल एंड यू शुड बी एबल टू अचीव योर ऑब्जेक्ट्स। फ्लेक्सिबिलिटी रखो, मीन्स कल को कोई नया थ्रेट आया तो तुम्हारा फॉर्म चेंज हो सके फटाक से, नहीं तो तुमने एक फॉर्म भरने का सिस्टम रखा है, फॉर्म नंबर 10, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ,
वो फॉर्म 10 ऐसा रखा है कि कल को कोई नई चीज आई तो फॉर्म 10 पूरा रिडंडेंट हो गया, मीन्स आपका नुकसान हो रहा है, मतलब जो फॉर्म्स बनाने में खर्चे सब वेस्ट हो गए। अरे मतलब इन लोगों ने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो, ये सब भी बोला ओईसीडी ने कि आप डिस्क्लोजर को स्ट्रेंथन करने के चक्कर में कॉस्ट भी तो इंकर कर रहे हो ना। जैसे इंडिया में कोई नया रूल आता है तो उन लोगों को पूरा वेबसाइट बनाना पड़ता है, मतलब वो पोर्टल को थोड़ा और स्ट्रेंथन करना पड़ता है ना, कि ताकि ये सब चीज ऑनलाइन सबमिट हो सके, उसमें उनका कॉस्ट भी तो लगता है ना गवर्नमेंट का। लेकिन उससे कुछ बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है, वैसा भी नहीं होना चाहिए, तो अल्टीमेटली हम लोग सब पैसे के लिए कर रहे हैं, टैक्स से पैसा आना चाहिए, लेकिन टैक्स का पैसा आने के लिए तुमने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं किया कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट करवाने के लिए तुमने तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन पब्लिक जो डिस्क्लोज करे उससे तुमको कुछ बेनिफिट ही नहीं हो रहा है। इन शॉर्ट ये एक्शन प्लान किसके ऊपर है बताओ? डिस्क्लोजर एक बहुत सीरियस मैटर है, उसको तुम लोग लो। अरे सर है ओईसीडी सबका, सब स्टूडेंट्स लोग के कंट्री लोग, मैं कैसे तुम लोग को बता ये करो, तो ओईसीडी भी सर बन के बोल रही तुम लोग थोड़ा डिस्क्लोजर को सीरियस लो, डी फॉर डिस्क्लोजर। अरे इतना भी हिंट रहा चलेगा, इस पे कोई स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं आएगा, स्ट्रेट क्वेश्चन इस पे आ सकता है, किस पे? मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग वेब्स, है ना, ये था डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट को सीरियसली लो। फिर एक्शन प्लान 13, ट्रांसफर प्राइसिंग असेसिस के लिए डॉक्यूमेंटेशन एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, खाली पोबी फॉर्म पास से काम नहीं चलेगा आपका, मास्टर फाइल, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट, ये सब भी रखो। तो ये ओईसीडी ने सजेस्ट किया ना, तब इंडिया वाले किए, नहीं तो इंडिया में क्या था पहले, खाली पोबी ओमपाल लोकल फाइल बोलते हैं वही मेंटेन होता था, लेकिन ओईसीडी ने बोला भाई तुमको लोकल फाइल से क्या आइडिया मिलेगा, लोकल फाइल से तो इंडिया में जो एंटिटी है उसके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की खबर मिलेगी ना, मास्टर फाइल रखो, उससे क्या पूरे ग्रुप का वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन कैसे उसका आइडिया आएगा, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट का सिस्टम रखो। अरे ये सब कौन भाषण दिया था, और वो सब हम लोग कर भी रहे, ये तो आता भी तुम लोग को। ये एक्शन प्लान 30, अरे एमसीक्यू में आ जाएगा तो बोलना, पहले बता रहा हूं क्या आएगा, सुनो, इंडिया में सीबीसी रिपोर्ट, मास्टर फाइल, ये सब चीज इज बेस्ड ऑन एक्शन प्लान ओईसीडी, विच एक्शन प्लान, मतलब एमसीक्यू में चॉइस होगा एक्शन प्लान 3, एक्शन प्लान 4, 13 के 5, क्या 13, तो ये आना चाहिए ना। एक एक मार्क, अरे भाई ये तुम लोग को लग रहा है, लेकिन क्या है एक एक मार्क किधर भी आ सकता है, एमसीक्यू का पेपर तो हम लोग को देखने नहीं मिलता है, उसमें भी क्या मालूम डालते होंगे, ये तो मुझे भी पता नहीं है, तो मैं तो एग्जाम देने आता नहीं हूँ ना, एमसीक्यू थोड़ी ओपनली पब्लिश होता है, वो जाऊंगा एग्जाम देके आऊंगा, बस तुम लोग का एग्जाम देके आऊंगा। तो एक सेकेंड, 12 नंबर क्या था डिस्क्लोजर के लिए, 13 नंबर क्या था ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो मालूम जब तक ओईसीडी ने बोला ना, हर कंट्री में खाली लोकल फाइल ही होती थी, हर कंट्री में खाली लोकल फाइल होता था, ये तो ओईसीडी के कहने के बाद लोग मास्टर फाइल और सीबीसी रिपोर्ट वाला सिस्टम चालू किए। तो इंडिया ने इसे अपने मन से क्रिएट नहीं किया है, ओईसीडी के कहने पे किया है। फिर बगा इकड़े, कम ऑन 14th पे पहुंच गए हम लोग, 14th D3 डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मींस, अब सुनो ओईसीडी ने क्या बोला, देखो मैं आप लोग को कितनी सारी सीख दे रहा हूं ना, ओईसीडी बोल रही है कंट्री, ओ ऑस्ट्रेलिया सुन रही है, स्पेन जर्मनी सुन रही है, इंडिया सुन, तुम लोग को मैं कितनी सारी आइडिया दे रहा हूं। अब सुनो ओईसीडी ने सब कंट्री को क्या बोला, मैं तुमको कितनी सारी आइडिया दिया, अब तुम लोग सीरियस से इस आइडिया पे अमल करोगे ना, तो बहुत बार क्या होगा कि जेन्युइन बंदा भी सफर करेगा। तुम लोगों ने नोटिस किया कभी भी चीटरों को पकड़ने के लिए कुछ रूल बनाते हैं ना, एक जेन्युइन बंदा भी सफर करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सुनो, एग्जाम्पल आज हम लोग फ्लैट बेचते हैं, तो कैपिटल गेन्स पर रूल क्या है, प्लीज बोलो ना यार प्लीज, आज हम लोग फ्लैट बेचते हैं, मैं रिकॉर्ड नहीं हो तो मैं इधर बाजू बैठ बैठ के पढ़ा दूं, मैं तो ऐसा हूं, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हो पाऊंगा ना। तो मैं किसका एग्जाम्पल दे रहा था, बोल ये रहा था कि कभी भी हम लोग चोरों को पकड़ने के लिए मस्त इंतजाम करते हैं ना, तो जेन्युइन लोग सफर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया था, हम लोग फ्लैट बेचते हैं तो कैपिटल गेन्स पे रूल है ना भारत में कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जितना तो होना ही चाहिए। जैसे मैंने फ्लैट बेचते देखा, मैंने 100 में ही बेचा है, लेकिन उसका एचडीवी अगर 200 है तो अपने को कैपिटल गेन तो 200 से भरना पड़ता है ना। ये क्यों रखा है, चीटर लोग को पकड़ने के लिए। लेकिन सोच बेचारा एक आदमी जिसे सच में 100 में बेचा है, वो बोल रहा मम्मी पापा कसम मैंने 100 में ही बेचा है,
लेकिन वो तो बेचारा 200 ही दिखाना पड़ेगा ना। तो मतलब क्या बोलते हैं, जब चीटरों को पकड़ने के लिए हम बंदोबस्त करते हैं ना, तो उससे बेचारा जेन्युइन बंदा फंस जाता है बहुत बार। तो क्या उसका इलाज ये कि उनकी डिस्प्यूट्स को रिजोल्यूशन के लिए कुछ अच्छा इंतजाम करो हमारे देश में। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट नहीं, पैनल नहीं, ये जनरल वर्ड है रे। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बोला मतलब कोई डीआरपी ने थोड़ी ठेका लिया है। डिस्प्यूट एक जनरल वर्ड है, डीआरसी भी क्यों रे। हाँ, सी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी इंडिया का है ना, वो ठीक है। अभी मैं डिस्प्यूट है ना जनरल टर्म से बोल रहा हूं रे। मींस ओईसीडी का क्या कहना है कि व्हेन यू इंप्लीमेंट बेप्स के रिकमेंडेशंस, यू विल ऑब्जर्व कि सम जेन्युइन पीपल आर आल्सो बीइंग सफरिंग। तो उनके लिए, उनकी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक तगड़ा सिस्टम होना चाहिए। नहीं तो पता क्या चला कि तुम चोरों को तो मस्त टमाट मार पा रहे हो, लेकिन जेन्युइन लोगों की हाई लग रही है आपको। तो जो जेन्युइन लोग सफर हो रहे हैं, तो ठीक है, सफर तो होना ही पड़ेगा। अभी जो रूल बनेगा तो जेन्युइन लोग सफर होंगे, लेकिन उनको रिजॉल्व करने के लिए सिस्टम भी तो स्ट्रांग रखो। अरे ये अगला भाषण था उनका, ओईसीडी भाषण ही दे रही है, उसने मेरे को देना पड़ रहा है भाषण, सुन लो ना मेरा। तो ये 14 क्या था, हर कंट्री में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म तगड़ा होना चाहिए। क्योंकि हम बेप्स के लिए जो तुमको सुझाव दे रहे ना, उस पर तुम अमल करोगे ना, तो तुम लोग को थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। और स्ट्रिक्ट बनोगे तो कोई ना कोई बेचारा दुखी होगा, है ना। क्या बात हो रही थी, बेप्स के मेजर को इंप्लीमेंट करने हैं, चोरों पे तो बैंड बच जाएगी, लेकिन कोई कोई बेचारे जेन्युइन लोग सफर करेंगे। तो वो सफर हो रहे हैं तो उनको अपने हाल पे मत छोड़ो, उनकी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए मैकेनिज्म तगड़ा होना चाहिए। इधर तक पहुंची है 14 तक, है ना। 3D क्या था, अभी 3D में खो जाए क्या, इतना सारा पड़ा है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रखो हमारे देश में, ये फॉर्म भर, वो फॉर्म, पब्लिक को कंटाल आवे आने दो, लेकिन तुम डिस्क्लोजर करवाते रहोगे तो तुम लोग क्या, चोरों को फ्रॉम स्क्रैच उस पर नजर रहेगी। नहीं तो क्या, बाद में चोर कुछ करके चला गया फिर एक्शन लोगे, तो वो तो रिएक्टिव अप्रोच होता है ना। यू शुड नॉट बी रिएक्टिव, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। जैसे एग्जाम सिर पे पढ़ रहे ऐसा नहीं, पहले से प्लानिंग करके रखो। तो उसके लिए डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को स्ट्रेंथन करो, ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन को स्ट्रेंथन करो, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को स्ट्रेंथन करो। डिस्क्लोजर, ट्रांसफर प्राइसिंग वालों का डॉक्यूमेंटेशन और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये तगड़ा होना चाहिए हर देश में। ये उनका एक्शन प्लान 12, 13, 14 था। 15th वाला लास्ट खत्म हो रहा है, मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट। मैडम, एम फॉर मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट। मैं बताऊं, ये मैंने जितना भी पढ़ा है ना, उसमें से ये भयंकर इंपॉर्टेंट है, ये भयंकर इंपॉर्टेंट है। बाकी मैं भी बताऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार ये देखो, एकदम मेजरिंग मॉनिटरिंग वेब्स है ना, अब ML है, मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट। अब सुनो, ओईसीडी ने क्या बोला, देखो मैं, सब कंट्री लोग बैठे हैं, देखो हम आपको तरह तरह के सुझाव दे रहे हैं, और बहुत सारे हमारे ऐसे सुझाव है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको डट्टा ही अमेंड करना पड़ेगा। अब हर कंट्री के ना समझो 80-80, 90-90 डट्टे होते हैं। जैसे इंडिया के खुद के अराउंड 93 डट्टा से, अराउंड 93 डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, इंडिया मॉरिशस एग्रीमेंट, इंडिया सिंगापुर एग्रीमेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एग्रीमेंट, इंडिया मॉरिशस एग्रीमेंट, ऐसे कितने सारे एग्रीमेंट्स है। नई नई करके इंडिया के ही 93 एग्रीमेंट, वर्ल्ड वाइड अराउंड कुछ 6000 एग्रीमेंट्स है। तो सोचो ओईसीडी क्या बोल रही है, हम तो पूरे वर्ल्ड को ज्ञान दे रहे हैं, अब पूरे वर्ल्ड के लोग हमारी बातें सुने। एनीवेज हर वर्ल्ड की हर कंट्री ओईसीडी की मेंबर नहीं है, बट कोई मेंबर नहीं भी होता है तो लोग ओईसीडी को सुनते हैं। जैसे मेरा कोई स्टूडेंट नहीं भी है ना, तो मेरी नोट्स रिफर करके पढ़ता है, कितने लोग ऐसे हैं। तो वैसे अल्टीमेटली तो ओईसीडी की सब सुन रहे हैं। तो ओईसीडी क्या बोले, देखो हमारा ज्ञान सुन के उस पर जब अमल करोगे ना, तो आपको अपने इतने सारे डट्टाओं को अमेंड करना पड़ेगा। अरे इट विल बी वेरी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग अफेयर। तुम लोगों को थ्रेट समझा ही नहीं क्या है। जैसे ओईसीडी ने एक रिकमेंडेशन दिया था कि एजेंसी पी, एजेंसी वाला परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में पब्लिक आपको कैसे चूना लगाता है, जैसे इंडिया को कैसे चूना लगाएगा, नॉन रेसिडेंट भारत में एजेंट रखेगा, पूरा काम एजेंट से करवाएगा, लेकिन एजेंट को लास्ट में क्या बोलेगा, तू कॉन्ट्रैक्ट साइन मत कर,
You don't conclude the contract, you play everything which you can do at your level. मतलब पूरा मेरे को क्लाइंट लाके धंधा लाके दे इंडिया से, अरे उस आदमी का इरादा वही इंडिया में अड्डा जमाना पैसा छापने के लिए, लेकिन वो एजेंट को क्या बोला है कि तू कंक्लूड मत करना। तो ये चीटिंग होती थी ना यार, अभी तो नहीं होती क्योंकि अभी लॉ में क्या लिखा है, अरे अभी ढक्कन का अमेंडमेंट हो गया ना, ढक्कन का DCN, इवन इफ द एजेंट प्लेज द प्रिंसिपल रोल विच लीड्स टू कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो भी उसको पी मानेंगे। वो तो अभी अमेंडमेंट आ गया ना, लेकिन जब नहीं आया था तब OECD ने, सुनो ना क्या बोल रहा हूं, ढक्कन मतलब DCN था ना अपना कोडवर्ड, वो DCN का C। तो सुनो, पहले तो चीटिंग होती थी, पहले तो हर डाटा में क्या रूल था मालूम है कि इंडिया में आपका पी तब माना जाएगा जब कोई ऐसा एजेंट हो जो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है, उसको अथॉरिटी टू कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट। इंडिया के क्या हर कंट्री के डाटा में ये लिखा था, हर कंट्री के डाटा में ऐसा लिखा था कि एजेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है ना तो ही ऐसा मानेंगे उसका पी है। अब सोचो ये चीज का जो लूपहोल था OECD ने जब बताया ना, तो OECD ने सजेशन क्या दिया, डेफिनेशन चेंज करो, ऐसा मत रखो। अब कंट्री लोग को टेंशन क्या है, यार ऐसे तो हमारे 90 डाटा है, ऐसे तो हमारे 90 डाटा है और हर डाटा में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का डेफिनेशन है, तो अभी हर डाटा का अमेंडमेंट करना पड़ेगा, हर जगह वो एजेंसी पी का प्रोविजन को चेंज करना पड़ेगा। अरे डेफिनेशंस होते हैं ना वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के, हर डाटा में ना आर्टिकल 5 होता है, हर डाटा में आर्टिकल 5 डिफाइन करता है व्हाट इज अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। अब OECD ने लोगों की आंखें तो खोल दी, अब बोला कि तुम लोग डेफिनेशन का अमेंडमेंट करो। अब ये कोई अपना इनकम टैक्स एक्ट थोड़ी है, पूरा भारत का एक सिंगल एक्ट, उसको झटके में अमेंड कर दिया। इधर तो क्या भारत एक ही है, डट्टा 90 है, 90 डट्टाओं को अमेंड करेगी तो इंडिया पागल हो जाएगी। और बाद में उनको अमेंड करने मन भी हो रहा है क्योंकि OECD ने कुछ गलत नहीं सही बोला है। अरे तो चीटिंग होती है ना इसलिए। तो अभी इंडिया को टेंशन क्या है, 90 डट्टा अमेंड करना है, उस पर कॉस्ट लगेगा, अरे कॉस्ट भी लगता है और टाइम भी लगता है। तो इससे OECD ने बोले एक काम करते चलो, एक शॉर्टकट है, हम लोग ये मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। देखो ना इधर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, उसमें हम लोग को जो भी सुझाव देना है ना, जैसे हमने सुझाव दिया एजेंट कंक्लूड न भी करे ना, इवन इफ ही प्लेज द मेजर प्रिंसिपल रोल विच लीड्स टू कंक्लूजन कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा मान लो उसका इंडिया में पीयर, इंडिया टैक्स मार उसको, ये हमने सजेशन दिया ना। तो OECD ने क्या बोला, देखो अगर तुम लोग सब राजी हो ना तो हम लोग एक काम करते हैं, हमारे सब सजेशन है ना एक पेपर पे लिख देते हैं, तुमको खाली उस पर ओके बोलना है, और तुमने ओके बोला ना तो मतलब तुम्हारा ऑटोमेटिकली सब डाटा अमेंड हो गया। मीन्स हम लोग हमारा एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट को अमेंड करेंगे, मतलब इन लोग ने मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट बनाया। मतलब सोचो तुम इंडिया के 90 डाटा अपने पास रख दो, हर एक डाटा को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल डॉक्यूमेंट होगा मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट, उसमें एजेंसी पी का डेफिनेशन को मॉडिफाई कर देंगे एंड फिर वो मॉडिफिकेशन विल ऑटोमेटिकली अप्लाई टू योर 90 डाटास। मतलब एक तीर से 90 निशान, एक तीर, एक्चुअली 93 डाटा से, वो तो चेंज भी होता है, फिगर चेंज होता रहता है, एक एवरेज अराउंड 90 डाटा से। तो एक चेंज किया मतलब OECD को तुमको खाली अथॉरिटी देना है। उसके लिए पता है इंडिया को साइन कर, इंडिया अरुण जेटली साइन करने गया था, अरुण जेटली पेरिस में गया था, सुन अरुण जेटली पेरिस में गया था अपनी रजामंदी भरने के लिए कि आपका ये आइडिया हमको अच्छा लगा यार, कौन पागल की तरह 90 डाटा को अमेंड करने बैठेगा, किसके पास उतना टाइम है, हमारे इंडिया वाले तो और भी बिजी है, खाली बैठे ही नहीं है। तो अरुण जेटली तो पहले जाके पेरिस में क्या बोला, हाँ किधर है आपका, हम लोग साइन कर रहे हैं। तो वी बिकेम सिग्नेटरी, और उसमें पता है हमने अपनी रजामंदी भरी, तो उससे क्या होता है, अब है ना OECD वाले कुछ भी अमेंडमेंट के प्लान्स निकालेंगे ना, जबकि OECD जो बोलती है ना नथिंग इज कंपल्सरी, इट इज अ सजेशन, बट लोग उतनी रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो सजेशन को इन लोग एक गॉडफादर ने बोला, उन लोग मानने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए इंडिया वालों ने बोला आपको जो भी सजेस्ट चेंजेस करने का मन होता है ना, आप MLI में चेंज कर दो, हमने साइन कर दिया तो ऑटोमेटिकली हमारे डाटा अपडेट हो गए। मीन्स एक्चुअल डाटा में वो चेंज नहीं दिखेगा, एक्चुअल डाटा की कॉपी में अभी भी वही दिखेगा, एजेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहा है तो ही पी है, लेकिन इट शुड बी रेड अलोंग विद मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट, अ कॉमन डॉक्यूमेंट
फॉर ऑल डटास। तो सी बाद में उधर लिखा है मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट में क्या लिखा है, कंक्लूड्स द कॉन्ट्रैक्ट और प्लेस प्रिंसिपल रोल, तो उसकी चलेगी ना, है ना। लेकिन सी कोई कोई ओईसीडी के सुझाव ऐसे होते हैं ना, इंडिया वाले बोलते हैं ये फालतू, हमको पसंद नहीं आपका सुझाव, तो ठीक है मत ले। मतलब मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स में इतना फ्लेक्सिबिलिटी है कि तुमको कोई अमेंडमेंट पसंद आवे तो रखो, नहीं पसंद आवे तो मत रखो। लेकिन पसंद आ गया तो फायदा क्या है, एक तीर से 90 निशान हो गए ना। तो ये एडवांटेज ऑफ मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट है, और ये बहुत फेमस चीज हो गई है। तुम लोग को भी सुन के एक बार तो ऐसा लगा, रहे मस्त आइडिया यार, नहीं तो एक बार टेंशन नहीं आया था। क्या टेंशन आया था, 90s डट्टास को चेंज करना, और चेंज नहीं करेंगे तो यार नुकसान होते आएगा ना, अपने ऐसो लेट गो भी नहीं कर सकते। लोग अपनी टैक्स प्लानिंग से टैक्स का अपने इंडिया से शिफ्टिंग करते रहेंगे तो लॉस तो हो ही रहा ना यार। और 90 डटास को अमेंड करने में मन है, लेकिन टाइम भी लगता है, पैसा भी लगता है। तो ये मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट की जो आइडिया थी ना उनकी, एक्चुअली आइडिया तो इन लोगों ने पहले निकाल दी थी, लेकिन अभी एकदम लाइमलाइट में ज्यादा आ रहा है। तुम लोग भी यहाँ वहाँ पढ़ोगे, बहुत सुनने में आएगा मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट, तो कोई पूछे ये है क्या, तो क्या बोलना चाहिए, ये एक ऐसा एग्रीमेंट जैसा ही है, मतलब डट्टा जैसा ही होता है। वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ओईसीडी को जो भी मन में आती है ना वो चीज इन लोग रख देते हैं, एंड फिर अगर आपको वो अमेंडमेंट पसंद है तो वो ऑटोमेटिकली आपके डट्टास में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ऑटोमेटिकली अमेंड हो जाता है, ऑटोमेटिक अमेंडमेंट ऑफ ऑल योर डट्टास। ये तो इंडिया के ना सब कंट्री के लिए ना, लेकिन सी अगर इंडिया ऐसा बोलती है, सुनो, इंडिया ऐसे बोलती है हमारे 90 डट्टास है, 90 में से ना 90 डट्टास है एग्जाम्पल, और उसमें से हमको है ना खाली 70 डट्टास के लिए ऑटोमेटिक अमेंडमेंट चाहिए, बाकी 20 डट्टा की चिंता तू मत कर, हम लोग देख लेंगे, हम लोग का नुकसान हम संभाल लेंगे। अरे मतलब कुछ डट्टास के लिए लोग क्या चाहते हैं, ओईसीडी अपने मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स में, और ऑटोमेटिकली हमारा डट्टा वैसा नहीं चाहिए उनको, मतलब ये डट्टा ये लोग एमएलआई से फ्री रखना चाहते हैं। मतलब इसमें अगर अमेंडमेंट करना तो हम सोचेंगे, हमको करना है तो करें, नहीं करना तो नहीं करेंगे। मतलब दे वांट टू कवर ओनली 70 डट्टास, ओके। अब है ना ये 70 डट्टास अपने है ना जिन कंट्रियों के साथ है ना, वो कंट्री भी रेडी होनी चाहिए। जैसे मैं इंडिया सिंगापुर डट्टा के लिए बोला, देखो ना मैंने इंडिया सिंगापुर डट्टा के लिए बोला कि ये 70 डट्टा में इंडिया सिंगापुर डट्टा भी रखो, कम ऑन। लास्ट क्या बात हो रही थी, भारत के 90 डट्टा है, 90 में से 70 डट्टा के लिए हम क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ऑटोमेटिक अमेंडमेंट हो जाना चाहिए बाय वे ऑफ अमेंडमेंट इन, वेरी गुड वेरी गुड, कम ऑन। ये जो पॉइंट पढ़ रहा हूँ एग्जाम में आ जाएगा, पहले बता रहा हूँ, नहीं मैंने वो इंपॉर्टेंस दिया ना इसको, ये तो ये देखो इंडिया के 90 डटास में से हम लोग पेरिस में जाके ना ये 70 डटास हमने बोल दिया कि हमको ये अमेंड करवाना ऑटोमेटिकली। मीन्स हमने एक तरह से ओईसीडी को फ्रीडम दिया है, आपको जो देश के लिए उचित लग रहा है ना आप करो, हम उसमें राजी है। तो फिर अपने फायदा क्या होता है, ऑटोमेटिकली काम हो जाता है ना यार 70 डटास से। फिर 20 डटास के लिए हमने एग्री नहीं किया, वो हम लोग इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से अमेंड करेंगे। अब सुनो, ये 70s में मान लो इंडिया सिंगापुर का डटा था, इंडिया सिंगापुर का डटा था, इसमें इंडिया वाले तो बोलते हैं हमको उसको एमएलआई में कवर करवाना है, हमको उसको एमएलआई में कवर कर, एक बार लिख देता हूँ, इसको एमएलआई में कवर नहीं करवाना था। तो हमने इंडिया सिंगापुर डटा के लिए हमने रजामंदी भरी है कि हमको उसको एमएलआई में कवर करवाना है, लेकिन सिंगापुर को नहीं है। सिंगापुर बोलते नहीं, इंडिया सिंगापुर डटा, उन लोग उल्टा बोलेंगे, सिंगापुर इंडिया डटा हम एमएलआई के थ्रू कवर नहीं करना चाह रहे, तो फिर बाद में वो ऑटोमेटिक अमेंडमेंट नहीं होगा, क्योंकि किसी दोनों कंट्री का इंपॉर्टेंस होता है ना। इंडिया बोले हाँ वी आर ओके, सिंगापुर बोले वी आर नॉट ओके ना, सिंगापुर बोल से वी आर नॉट ओके, तेरे ओके होने से क्या होता है, एग्रीमेंट दो देश के बीच में। तो मान लो सिंगापुर वालों ने मना कर दिया, ऐसे सिंगापुर मॉरिशस 5-6 मान लो ऐसी 10 कंट्रीज है, ऐसे मान लो एक सुनो 10 कंट्रीज है जिनके डटाओं को हम एमएलआई में घुसाना चाहते हैं,
लेकिन वो लोग नहीं मानते। 10 बोले ना, तो देखो इसमें से वो 10 को हटा दो, 10 डट्टा हट गए, मतलब वो एमएलआई में कवर नहीं होंगे। क्यों? सी वो 10 ऐसे डट्टा है जिसके लिए मैं ओके हूं। इंडिया वाले बोल रहे हाँ ये डट्टा भी अगर ओईसीडी के सुझाव के हिसाब से ऑटोमेटिक अमेंडमेंट हो रहा है तो हमको तो एतराज नहीं है। हमको एतराज नहीं था ना, लेकिन वो सामने वाली जो 10 कंट्रियां हैं उनको एतराज है, तो फिर वो एतराज वाले लोग इधर आ गए। तो डेट मीन्स बचा कितना इधर? 60 डट्टा जैसा है ना, जिसमें हम भी ओके है और ये अग्रीमेंट जिस कंट्री के साथ है वो लोग भी ओके है। जैसे ये 60 डट्टा कोई कंट्री के साथ होता है ना, तो जिन 60 डट्टा मतलब 60 कंट्रीज होगी यार, जिन 60 कंट्रियों के साथ अपने डट्टे हैं वो वाली कंट्रियां भी बोल जल्दी अग्री कर रही है। तो हम तो एग्री किए ही है ना, तो फिर ये म्यूचुअली दोनों एग्री कर रही है, तो इसको बोलते हैं कवर्ड टैक्स अग्रीमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज अ कवर्ड टैक्स अग्रीमेंट? ये इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ ना, पूछते हैं इन लोग इस पे यार। तो कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? पहले तो जो डट्टास के लिए हमने बोले नहीं नहीं, जैसे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू सिखा रहा हूँ, कुछ डट्टा ऐसे जो जिसके लिए हमको एमएलए चाहिए नहीं, वी डोंट वांट एमएलए, तो पहले कट हो गया। अब 70 वाले के लिए अपने को एमएलए चाहिए, अब लेकिन 10 कंट्रियां ऐसी है ना उन 70 के, उन लोग को नहीं चाहिए ना वो, तो हट गया। तो फिर 60 डट्टा जैसे है ना, जिसमें हम भी राजी, सामने वाली 60 कंट्रियां भी राजी और दोनों राजी है, तब जाके ये सक्सेसफुल होता है। तब इसको बोलते हैं कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट। ये वर्ड कैसे निकला है? एमएलआई में कवर्ड है वो। कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट्स मतलब डट्टा इज एन एग्रीमेंट ना, तो ओनली हाउ मेनी 60 डट्टास आर कॉल्ड कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट्स। मतलब ये 60 एग्रीमेंट डट्टास को बेनिफिट क्या मिलेगा? जब भी ओईसीडी, एक्चुअली ओईसीडी के माइंड में जो भी आएगा लोग मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट्स पे अमेंड कर देंगे। जैसे एजेंसी पी का था ना, तो एक्चुअली उन्होंने वैसे ही किया था, और अभी से मतलब इन लोग ने इंस्ट्रूमेंट में क्या अमेंडमेंट डाला कि इवन इफ द एजेंट डज नॉट कंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट ही प्लेज द प्रिंसिपल रोल विच लीड्स टू कंक्लूजन कॉन्ट्रैक्ट इट विल बी डीम्ड एज पी। तो इन लोग ने मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट में लिखा था, तो अपने आप इंडिया के सब डट्टास में आ गया हो। सब में नहीं आया होगा, इन 60 में आया होगा। हाँ, तो सी एमएलआई में भी इन लोग तरह तरह के अमेंडमेंट्स करते होंगे। कुछ अमेंडमेंट्स अपने को पसंद नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है कि तुमने 60 डट्टा बोला तो अभी 60 डट्टा फोर्सफुली अमेंड होगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी कुछ पिक एंड चूज है। उन लोग ने मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट का भी कॉपी होता है, उसके अंदर ऐसे लाइन से मान लो 17-18 आर्टिकल्स है, तो उससे बोले ये आर्टिकल का अमेंडमेंट हमको नहीं चाहिए, ये इसमें अमेंडमेंट हुआ तो हमको चाहिए। मतलब ये 60s के अंदर भी इंटरनल भी चॉइस हो सकती है। ये 60s तो क्या है, इन एग्रीमेंट्स को हम एमएलआई के थ्रू ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन एग्रीमेंट के अंदर भी पॉइंट्स होते हैं ना, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कोई पॉइंट है, कोई रेसिडेंट वर्ड का डेफिनेशन है, मैंने डट्टा के उस फॉर्मेट बताया था ना, इंटरेस्ट का आर्टिकल से। तो इन लोग तो क्या वेराइटी अमेंडमेंट्स करते हैं, कुछ अमेंडमेंट्स हमें पसंद है कुछ नहीं है, तो वो भी हम लोग फ्रीडम है। अब वो कैसे ऑपरेट करता है तुमको नहीं देखना है, लेकिन ओईसीडी ने ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आपको जो अमेंडमेंट्स चाहिए वो रख सकते हो, जो नहीं रखना है मत रखो। ऑप्ट आउट मैकेनिज्म बोलते हैं, ऑप्ट आउट, कंपैटिबिलिटी क्लॉजेस, रिजर्वेशन क्लॉजेस। ये वर्ड मैंने अचानक उसके डाउट आने पे नहीं बोला है, ये मॉड्यूल में लिखा है। देयर इज कंपैटिबिलिटी क्लॉज मीन्स वी आर कंपैटिबल, मतलब एडजस्ट करते हैं। रिजर्वेशन क्लॉज है मीन्स आपको कुछ चाहिए ना, ऐसा अमेंडमेंट तो हमारे डेटा में नहीं आना चाहिए, तो यू कैन रिजर्व समथिंग एंड यू कैन गिव योर फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो। इन शॉर्ट क्या है, सबसे पहली फ्लेक्सिबिलिटी तो मुझे क्या थी, मुझे 90 डट्टास नहीं कवर करवाने ना, 70 करवाने, लेकिन ठीक है इसमें 10 कंट्री लोग के नाटक है तो 60 होंगे। फिर उसके अंदर भी मुझे जो एप्लीकेबल करवाना वो करवाऊंगा, जो नहीं करवाना नहीं करवाऊंगा। तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आता है एमएलआई। हाँ बोलो। तो सिंगापुर वालों को एक्शन लेना पड़ेगा, दे विल हैव टू डिपॉजिट देयर कंसेंट विद ओईसीडी। ओईसीडी में आदमी बैठता है सेक्रेटरी, ओईसीडी का सेक्रेटरी है, वो सब संभालता है। तो सिंगापुर वालों को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, और जैसे सिंगापुर वालों ने इनिशिएटिव ले लिया तो अपना ऑटोमेटिकली ये 61 हो जाएगा।
ये चेंज होते रहता है। अपना कवर टैक्स है अभी 60 है, कल 61 हो जाएगा, धीरे धीरे ये लोग सब इधर घुस जाएंगे। कल को इंडिया वाले भी सॉरी ये भी इसको भी ले लेते इधर। ये तो एज ऑफ नाउ ऐसे एट अ टाइम 60 है। हाँ तो वही ना, तो वो मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट का भी एक टेम्पलेट होता है, सुनो इधर। मतलब उसमें भी ऐसा सोचो ना, ये कोई पेज है, उसमें भी तुमको टिक क्रॉस करने का ऑप्शन है। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसा। पहले तो तुमको कौन से डाटास कवर कराने वो चॉइस है। सिर्फ पहले तो एक कंट्री को सोचना है कि आप ओईसीडी के प्लानिंग से खुश हो गए, नहीं आपको अच्छा लगता है ना वो। हाँ बोला तो पहले हाँ ओके, कितने लोग तो ओईसीडी का भाड़ में, किसी को चाहिए ही नहीं, अपने वी आर रिस्पेक्टिंग। हाँ हम लोग ओईसीडी, जबकि हम लोग ओईसीडी में मेंबर कंट्री नहीं है, हम लोग यूनाइटेड नेशंस वाले में मेंबर है, हम लोग ओईसीडी के मेंबर भी नहीं है, लेकिन वी रिस्पेक्ट ओईसीडी। वॉट एवर दे से फॉर द गुड ऑफ द वर्ल्ड, तो हम रिस्पेक्ट करते। तो हम तो रिस्पेक्ट भी कर रहे हैं ना, तो इससे हमने तो इनिशिएटिव लेके हमारा एग्रीमेंट्स कवर भी करवाए। लेकिन कितने लोग रिस्पेक्ट भी नहीं करते, तो उन लोग बोले बाढ़ हम लोग हमारा संभाल लेंगे कंट्री को। तो मतलब पहली फ्लेक्सिबिलिटी तो क्या है कि आपको एग्रीमेंट्स करवाना है तो करवाओ, नहीं तो मत कराओ ऑटोमेटिक अमेंडमेंट में। फिर उसमें भी उन एग्रीमेंट्स के अंदर भी आपको टिक क्रॉस का चॉइस है, कुछ पॉइंट्स चाहिए कुछ नहीं चाहिए, मतलब नथिंग इज मैंडेटरी। ओईसीडी बार बार ठोक ठोक के क्या बोल रहा है, भाई हम तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। ये एमएलआई का एक ही मकसद है, शॉर्टकट। whenever we give some भाषण and if you want to implement, there should be no need to amend each and every data individually। क्योंकि सी ओईसीडी के भाषण को लोग रिस्पेक्ट तो करते ही है। अब वो रिस्पेक्ट करके जब अमल करोगे, था कुछ कुछ हमें चीजें ना अपने इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट निकाल सकते हैं। अरे अरे कभी अमेंडमेंट्स निकालना, अगर इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड करना है तो परवड़ता है ना यार, लेकिन डाटा अमेंड करना पड़े तो भारी हो जाता है। तो उसके लिए एमएलआई का मकसद क्या है कि आपको शॉर्टकट मेथड दिया है, लेकिन आपको ऐसा भी नहीं लगना चाहिए आप बंद गए हो, इसे फ्लेक्सिबिलिटी भी दी है। मतलब इन शॉर्ट इट इज ओवरऑल गुड ओनली फॉर अ कंट्री इफ यू आर हैप्पी विद इट। बट अगर आपकी खुद की करते हैं मतलब मैंडेटरी नहीं है, सब ऑप्शनल है, सब रिकमेंडेटरी है, आपको करना है तो करो। तो इंडिया ने खाली इतने डाटा लिए तो अपनी चॉइस थी ना। अब उसमें सामने वाली कंट्री को भी 10 कंट्री ऐसी नखरे वाली है तो जाने दो ना। 60 में तो हम भी मंजूर, सामने वाली 60 कंट्री मंजूर है तो ठीक है। अब मंजूर होने का मतलब नहीं कि हम लोग पूरे एमएलआई में बंध गए, उसमें भी कुछ ले सकते कुछ नहीं ले सकते। अभी एग्जैक्टली इन लोग कैसे ऑपरेट करते वो उन लोग का टेक्नोलॉजी है बहुत, वो करते हैं। लेकिन अपने को स्टूडेंट को क्या फील लेना है, देयर इज फुल फ्लेक्सिबिलिटी, नथिंग इज इम्पोजिंग एंड इट इज गुड इन वन वे दैट we will not have to amend each and every data individually, which will save time and it will save cost। इतना अपने को समझना है। हाँ एग्जाम में ये पूछते व्हाट इज कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट, तो मालूम होना चाहिए, जिसके लिए हमने भी हमारा डाटा सबमिट किया है और सामने वाले ने भी डाटा सबमिट किया है, दोनों ने किया है, तो ही वो कवर टैक्स एग्रीमेंट होना चाहिए। बोथ द पार्टी शुड बी अग्रीइंग फॉर एमएलआई। फुल फॉर्म क्या एमएलआई का? मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट। मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट, मल्टीलैटरल मतलब मल्टीपल डाटास को अमेंड करने का सिंगल इंस्ट्रूमेंट है। अपने डाटा को है ना एक्चुअली बायलैटरल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इंडिया सिंगापुर को बायलैटरल क्यों बोलते हैं? इंडिया सिंगापुर दो बायलैटरल हो गया ना। और ये मल्टीलैटरल क्यों मालूम है? सोच, ये 70 डाटास में कितनी कंट्रीज हो गई? इंडिया के साथ सामने 60 कंट्री है ना, तो ये बायलैटरल हो गए मल्टीलैटरल। भले 60 डाटा एक झटके में अमेंड हो जाएंगे तो मल्टीपल अमेंडमेंट्स हो गए, इसलिए मल्टी लैटरल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं इसको। इसमें एक लास्ट चीज है, इन लोग है ना कभी कभी ये पूछते हैं एंट्री इन फोर्स, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट, ये तो सिंपल है, कॉमन सेंस से भी समझ सकता है। ऑब्वियसली ये 10 कंट्री अगर मंजूर नहीं करते तो हम लोग उन पर ठोक तो नहीं सकते। अपने को एमएलए पसंद है, उनको नहीं पसंद होगा तो वो एक्सक्लूड हो गए। तो ये 60 ऐसा है ना, एक्चुअली 60 डाटा मतलब 60 कंट्रीज होंगे, वो लोग भी अपने जैसे राजी है फॉर एमएलआई कॉन्सेप्ट। अब ये देखना, ओके एग्जाम्पल देख के समझे क्या पढ़ा रहा हूं। कॉन्सेप्ट का नाम है एंट्री इन फोर्स। हाँ ये देखो, इंडिया सिंगापुर का डाटा है।
इंडिया ने साइन कर दिया, मतलब पहले ना सब लोग को बोला है जिसको एमएलए का कॉन्सेप्ट पसंद है ना पेरिस में आओ साइन करके जाओ। एक दिन तो एक साइनिंग सेरेमनी फंक्शन ही रखा था, तो उसमें तो एक साथ बहुत लोग साइन मार के चले गए। फिर बाद में ऐसे नहीं फंक्शन खत्म हो गया मतलब ऑप्शन खत्म हो गया, बाद में जब जिसको साइन करने मन है साइन करके आओ। साइन करना मतलब यू आर सेइंग आई एम ओके विद एमएलआई। तो सी इंडिया वालों ने मान लो वो एमएलआई को साइन किया था से दिसंबर दिसंबर नहीं चलो ये मई 14 को ये लोग साइन किए थे मई 14 को। और साइन करने के बाद क्या होता है उन्हें रेटिफाई करना पड़ता है। जैसे अरुण जेटली पेरिस में जाके साइन तो मार के आ गया, लेकिन अरुण जेटली तो आदमी है ना, वो थोड़ी गवर्नमेंट है, वो तो ह्यूमन बीइंग है। जैसे मेरे को इंडिया का अरुण जेटली बना दिया तो आई एम जस्ट ह्यूमन बीइंग ना यार। तो वो अरुण जेटली साइन करके आ जाएगा, लेकिन भारत का जो डिपार्टमेंट और रेवेन्यू है ना, वो पूरा गवर्नमेंट का टीम है, वो रेटिफाई मतलब अप्रूव करना पड़ेगा। ये तो जेटली साइन करके आ गया, जेटली को इंडिया में बोल के बेटा क्या 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 साइन करके आया, बता तू क्या साइन करके आया, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करके आया। तो उसके साथ बात होगी, मीटिंग होगी, फिर गवर्नमेंट की टीम उसको अप्रूव करेगी। तो अप्रूव किया मतलब रेटिफाई हो गया। और रेटिफिकेशन मान लो ये मई में हुआ था तो से जुलाई में हुआ था, जुलाई 21 को रेटिफाई हो गया। एंड फिर वो रेटिफाई मतलब अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया। फिर वो रेटिफाइड इंस्ट्रूमेंट अपने को डिपॉजिट करना पड़ता है पेरिस में। ये क्या लिखा है डिपॉजिट। तब जाके पेरिस वाले बोलेंगे, पेरिस में ओईसीडी का ऑफिस है, वो लोग बोलेंगे हाँ चलो इंडिया इज फाइनली ओके। और उन लोग ने अपने ये मान लो 70 डटास सबमिट कर दिए। ये लो 70 डटास आपके अमानत है अभी से, ये 70 डटास डिपॉजिट कर दिया। इसको बोलते डिपॉजिट द रेटिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स। और ये मान लो इन लोगों ने कुछ किया था अगस्त में, अगस्त 23 को ऐसा किया था। 23 नहीं है 20 डेट है, डेट है, ये सब डेट है। तो ये सब डेट्स पे अलग अलग चीजें हुई है। तो सी खाली साइन करने से कुछ नहीं होता। जेटली साइन मार गया तो क्या है, जेटली तो एक कोई इंसान है, उसके साइन करने से क्या है, भारत की सरकार अप्रूव भी तो करनी चाहिए, तो अप्रूव किया। लेकिन उन लोग आपस में अप्रूव करें, ओईसीडी वालों को मालूम भी तो पड़ना चाहिए ना यार। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया, लेकिन ओईसीडी को कब मालूम पड़ेगा, व्हेन यू डिपॉजिट द रैटिफाइड इंस्ट्रूमेंट विद ओईसीडी। वो इस दिन को हुआ था। ओके अब है ना ये डेट, ये मंथ को एंड कर दो ना। अरे ये डेट्स का इंपॉर्टेंस अभी खत्म हो गया है। ये मैंने ना यार मेरे को पता इनका इंपॉर्टेंस क्यों। साइन करने से क्या होता है, जेटली ने साइन कर दिया मतलब क्या ओईसीडी वाले जेटली आके साइन किया खत्म। अरे जेटली तो क्या इंसान है, पागलपन भी कर सकता है ना यार। इसलिए उनको क्या चाहिए, भारत की सरकार अप्रूव करनी चाहिए। लेकिन वो अप्रूव की ओईसीडी को क्या मालूम पड़ेगा, जब डिपॉजिट होगा तभी ना। तो ये डेट का इंपॉर्टेंस होता ही है। अब है ना ये मंथ को एंड करो, एक बार करो ना। अरे मस्त कैलकुलेशन है। मंथ को एंड कर दिया, उसके बाद फ्रेश 3 महीना पकड़ो। अरे इसके बाद 3 महीना ऐड करो, 3 महीना। तो 3 महीना ऐड करोगे तो क्या क्या चला गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर उसके बाद क्या आता है दिसंबर 1। इसको बोलते हैं एंट्री इन फोर्स डेट ऑफ इंडिया। एंट्री इन फोर्स डेट बोलते हैं। एग्जाम में छोटा क्वेश्चन आ सकता है, इसका सब डेटा दे देंगे। अरे बहुत से आ गया तो वैल्यू नहीं है इसकी, जिसको नहीं है बोले क्या क्या पेपर पूछते, साइन किया, रेटिफाई किया, क्या है। लेकिन समझ गया तो एकदम सिंपल है, ये 3 डेट दे देंगे। एंड लॉजिकली सो साइनिंग डेट से क्या करना, जेटली जाके साइन करके आया तो उतने में ओईसीडी वाले ओके बोल देंगे। फिर उनको क्या चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव भी तो करनी चाहिए। तो वो अप्रूव किया, वो उनको कैसे मालूम पड़े, तो डिपॉजिट करना चाहिए। एंड फिर वो डेट से वो महीना एंड कर दो, उसके बाद फ्रेश 3 महीने पकड़ो, उसके बाद एंट्री इन फोर्स डेट आता है। लेकिन ये तो इंडिया सिंगापुर के डट्टा के लिए इंडिया ने किया है। मान लो इंडिया सिंगापुर डट्टा के लिए, अपने डट्टा वाइज भी आ सकते हैं। जैसे इंडिया सिंगापुर डट्टा के लिए भारत वालों ने आपस में खिचड़ी पकाई, चल इंडिया सिंगापुर डट्टा वाले को है ना एमएलए में डाल देते हैं। तो इंडिया तो ये सब करके आ गई। अरे कभी कभी एक एक डट्टा के लिए अपने को डिपॉजिट करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि झुंड में 100 डट्टा दे दो उनको। तो इमेजिन मेरे एग्जाम्पल में खाली इंडिया सिंगापुर डट्टा के लिए हम लोग ने जाके रेटिफाइड इंस्ट्रूमेंट डिपॉजिट कर दिया, ये बोल के ये देखो ना इधर, ये लीजिए इंडिया सिंगापुर का डट्टा, प्लीज इसको एमएलए के थ्रू कवर करा दे। हमने किया है, ये अभी तो 1 साइडेड ही हुआ है। सिंगापुर भी तो रेडी होना चाहिए। लेट्स अज्यूम सिंगापुर भी रेडी हुई, लेकिन उनका टाइमलाइन थोड़ा अलग है।
ये देखो सिंगापुर भी साइन की थी, लेकिन उन लोग ने साइन किया था मान लो जून 20 को। अरे वो पेरिस पे आके साइन मार के आना पड़ता है, सिंगापुर का कोई होगा जेटली वैसा। फिर सिंगापुरियन गवर्नमेंट को रेटिफाई करना पड़ेगा, और मान लो इन लोगों ने रेटिफाई किया था जुलाई 18 को, चलो कुछ भी हो सकता है ना यार, है ना। एंड फिर बाद में वो रेटिफाइड इंस्ट्रूमेंट को डिपॉजिट किया था सितंबर 3 को। अरे ऐसी डेट सिंगापुर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम हम कर रहे हैं तो सिंगापुर सरकार भी तो कर रही है ना। एंड फिर बाद में देखो ये महीने को एंड करो, सितंबर 3 तारीख, सितंबर एंड करो, उसके बाद 3 महीना लेना, 3 महीना ना, तो क्या था सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। फिर उसके बाद इमीडिएटली नेक्स्ट महीना का जैन, उसका भी पहला तारीख लेना है, जैन 1। तो जैन 1 क्या हो गया बताओ, एंट्री इन फोर्स डेट ऑफ सिंगापुर। इसको क्या बोलते हैं, एंट्री इन फोर्स डेट। तो इंडिया का एंट्री इन फोर्स डेट क्या था, दिसंबर 1। सिंगापुर का एंट्री इन फोर्स डेट क्या था, जैन 1। इन दोनों में से विच एवर इज लेटर, इन दोनों में से विच एवर इज लेटर लो, विच एवर इज लेटर। तो व्हाट इज लेटर, जैन 1। तो जैन 1 फाइनली बिकम्स द एंट्री इन फोर्स डेट ऑफ इंडिया सिंगापुर डाटा। और ये एंट्री इन फोर्स डेट होता है। और एक्चुअली पता है अब एमएलआई के अंदर जो अमेंडमेंट्स आते हैं ना, नहीं एक्चुअली क्या होता है, ये जो भी है ना उसका नेक्स्ट कैलेंडर इमीडिएटली फॉलोइंग कैलेंडर ईयर, मेरे में कोइंसिडेंस जैन 1 ही आया है, तो जैन 1 से तुरंत इफेक्टिव हो जाएगा। हाँ बरा, ये जैन 1 है तो नेक्स्ट है, मतलब मीन्स इन शॉर्ट कहने का मतलब जैन ही आ गया तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा। इमेजिन कोई अक्टूबर नवंबर होता तो मैं बच्चों को बोल सकता था ना कि अक्टूबर साल खत्म होने दो, 1 जैन से जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे ना वो इंडिया सिंगापुर डाटा में ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएंगे। हाँ प्रोस्पेक्टिवली मतलब अभी जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे, जैसे ओईसीडी वालों ने बोले यार ऐसा अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तो वो लोग ने पहले एमएलआई में कर दिया, लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी कमिंग कैलेंडर ईयर से होगी, कमिंग कैलेंडर ईयर। तो अभी ये जैन 1 तो इधर आ ही गया ना, एंट्री एंड पोस्ट डेट ही जैन 1 है, तो ये पूरा ईयर गया। उसके बाद अगला जैन, जैसे मान लो ये कुछ है ना, कुछ अक्टूबर नवंबर आया होता ना, तो अक्टूबर नवंबर है ना, तो ये कैलेंडर खत्म कर दो, कमिंग कैलेंडर ईयर से जो भी, अरे इन लोग कैलेंडर ईयर के हिसाब से रूल बना के रखे हैं, जो भी अमेंडमेंट से इंडिया सिंगापुर में इफेक्टिव हो जाएंगे उसको इफेक्टिव डेट बोलते हैं। कमिंग कैलेंडर ईयर का पहला तारीख इज द इफेक्टिव डेट, और ये क्या था, एंट्री इन फोर्स डेट। ये तो क्या मेरे एग्जांपल में जैन जैसा आ गया, इतना इफेक्ट नहीं आ रहा है, मींस ऐसा कुछ एग्जांपल लेता है ना, मतलब ये कुछ अक्टूबर 1 नवंबर 1 ऐसा कुछ आ रहा है, तो फिर बाद में उसका इफेक्टिव डेट क्या होता, जैन 1। तो सी ये क्या बताओ सब मेरे को, इसको क्या बोलते हैं, एंट्री इन फोर्स डेट ऑफ इंडिया, एंट्री इन फोर्स डेट ऑफ सिंगापुर, बट वो कंट्री स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस विच एवर इज लेटर इज द एंट्री इन फोर्स डेट ऑफ इंडिया सिंगापुर डाटा। मीन्स इन लोग क्या बोलते हैं, हमने आपका एंट्री कर लिया अभी। अरे ओईसीडी का डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि इंडिया सिंगापुर डाटा हैज बीन एंटर्ड नाउ फ्रॉम 1 जैन, but all the amendments will be effective when coming calendar year की फर्स्ट डेट से। जैसे ये तो खुद ही 1 जैन आ गया है तो जान दो पूरा साल गया, तो उसका कमिंग कैलेंडर ईयर क्या है, ये जैन 1 22 है तो जैन 1 23 से तो इफेक्टिव होगा। लेकिन कोई कोई अमेंडमेंट्स के लोग क्या बोलते हैं विद इन 6 महीना इफेक्टिव हो जाएगा। अब वो उतना डिटेल में अपने को नहीं पढ़ना है ना, इलेक्टिव सब्जेक्ट का प्रिपरेशन थोड़ी हो रहा है, ये तो डीटी में काम चलाओ प्रिपरेशन हो रहा है। लेकिन एटलीस्ट इतना याद रखो ना कि सर्टन अमेंडमेंट्स विल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम कमिंग कैलेंडर का पहला तारीख, चाहे वो कमिंग कैलेंडर 2 महीने में क्यों ना आ जाए। जैसे मेरा ये बताओ, ये कोई फेब होता तो, सॉरी फेब नहीं, ये कुछ मतलब नवंबर होता, नवंबर होता तो दिसंबर जैन तो तुरंत आ गया, तो आने वाली 1 जैन से इफेक्टिव हो जाएगा, तो शायद जल्दी भी आ सकता है ना।
बट सर्टन अमेंडमेंट्स का क्या है, तुरंत जो जैन आएगा वो नहीं, एटलीस्ट 6 महीने के बाद वो अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे। अरे ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, कमिंग 1 जैन या विद इन 6 मंथ्स, ये इफेक्टिव डेट होता है। क्या बोला इफेक्टिव? व्हाट इज इफेक्टिव डेट? एंट्री इन फोर्स डेट जो सिलेक्ट हुई ना, विचर इज लेटर वाली, उसका कमिंग 1 जैन, एंड फॉर सर्टन अमेंडमेंट्स विद इन 6 मंथ्स, दैट बिकम्स द एंट्री इन, सॉरी, इफेक्टिव डेट बोलते हैं। इन शॉर्ट मेरा है ना पूरे में मकसद क्या था एमएलआई में, 4 चीज पढ़ाना था। सुनो इधर, कंक्लूजन देखो, समरी। पहले एमएलआई है क्या चीज, बताओ, एक एक करके आंसर दो ना, मस्त करो। बोले होता क्या है? ये एक ऐसा मैकेनिज्म है ना जिसमें कुछ भी डट्टास में अमेंड करने के सुझाव ओईसीडी देती है ना, वो हर डट्टे में अमेंड करने के बजाय एक साथ ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाना पड़ता है, डेट्स कॉल्ड एमएलआई। उसके अंदर कुछ इनकॉर्पोरेट किया तो ऑटोमेटिकली सब 90 डटास में इनकॉर्पोरेट हो गया। लेकिन वो 90 डटाओं में इंडिया की उन 90 कंट्रियों की भी सबकी रजामंदी होनी चाहिए। मेरे इस एग्जाम्पल में तो 60 का ही होगा, खाली 60 डटास ही ऑटोमेटिक अमेंड होंगे। तो ये व्हाट इज एमएलआई का, एमएलआई का इंपॉर्टेंस समझा कि मस्त शॉर्टकट है, मस्त शॉर्टकट है ये। दूसरा क्या पढ़ा है, कवर टैक्स एग्रीमेंट क्या होता है। तो कवर तो ये होता है कि देखो एक देश के बहुत सारे डट्टे होते होंगे, कुछ डट्टे अपने को कवर नहीं कर रहे तो भाड़ में गया। अब जो करवाने हैं उसमें हमारे साथ सामने वाला भी तो राजी होवे। अब सामने वाली 10 कंट्री के नाटक है तो खाली 60 ही कवर्ड होगा। तो ये सेकंड चीज थे, कवर्ड टैक्स एग्रीमेंट। फिर एंट्री इन फोर्स डेट क्या होता है, 2 कंट्री का डट्टा है ना, तो दोनों कंट्री का रिकॉर्ड देखना पड़ता है। जैसे सुनो, सिंगापुर वाले कुछ कर ही नहीं रहे, बोले नहीं हमको कुछ चाहिए नहीं ना, तो वैसे ही इधर खड़ूस वाली कंट्री हो गई है, ये 10 में आ गया ना। ये 60 वाले में ना इंडिया सिंगापुर अगर है तो उनका टाइमलाइन चेंज हो सकता है ना। इंडिया वालों ने एक्शन अलग टाइम पे लिया होगा, सिंगापुर वाला एक्शन, मीन्स आई एम अज्यूमिंग इंडिया सिंगापुर दोनों राजी है, ये 60 कवर्ड है, लेकिन उन लोग की टाइमलाइंस पे फर्क आ रहा है। तो क्या क्या डेट्स देखनी पड़ती बताओ। स्टेप 1 होता है साइनिंग, वो कंट्री का ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव साइन करके आ जाता है। फिर गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री रेटिफाई करेगी, फिर वो रेटिफाइड इंस्ट्रूमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है। तो ये अपना टाइमलाइन अलग होगा, सिंगापुर का अलग होगा। तो उसमें जो भी डिपॉजिट डेट है ना, वो एंड ऑफ द मंथ से 3 मंथ्स छोड़ दो, फिर बाद में इमीडिएटली 1 तारीख जो आएगा वो। इधर भी ऐसा, लेकिन क्या दोनों में से, क्योंकि ऐसी 1 दिसंबर का सिंगापुर वाले का काम ही बाकी है ना अभी तक, सिंगापुर वाले के टाइम थोड़ा स्लो चल रहा है, तो इन लोगों का 1 जैन आया, तो दोनों में से विचर इज लेटर। बड़ो पक्का कोई 1 तारीख क्यों गई, 1 दिसंबर 1 जैन 1, क्यों रूल ही क्या 3 महीना छोड़ के फर्स्ट डेट। तो विचर इज लेटर विल बिकम द एंट्री इन पोस्ट डेट, ये तीसरी चीज थी। फिर एमएलआई का इंपॉर्टेंस बताया, कवर टैक्स एग्रीमेंट, एंट्री इन पोस्ट डेट बताया। फिर इफेक्टिव कब होगा, इफेक्टिव डेट मतलब एमएलआई के मजे कब लेने मिलेंगे, ऑटोमेटिक अमेंडमेंट्स जो डेट है ना उसके इमीडिएटली 1 जैन, और फॉर सर्टन अमेंडमेंट्स 6 मंथ्स के बाद लागू होंगे वो, मतलब तुरंत इफेक्टिव नहीं हो सकता है। मतलब इसके भी उनके अपने रीजंस होते हैं, लेकिन अपने को उतना डीप में नहीं घुसना है। कल को कोई इफेक्टिव डेट पूछे तो क्या बोलने का, जैसे मान लो अपना ये एक बार में तो अच्छा डेट है, इन दोनों में से ना लेट्स अज्यूम ये कुछ नवंबर आ गया था, ऐसे मान लो ये नवंबर 1 आया था, तो दोनों में से विच लेटर क्या है, दिसंबर 1, विच लेट दिसंबर 1 है। अब इन लोग इफेक्टिव डेट पूछेंगे तो क्या बोलना, 1 जैन, सॉरी दिसंबर 1 है, अरे दिसंबर 1 नवंबर 1 में से लेटर कौन है, दिसंबर 1, अरे 1 है ना, ये 1 ही होता है, तो ये दिसंबर 1 है ना। अरे दिसंबर 1 ज्यादा आना चाहिए, बर्थडे नजदीक है तो ये दिसंबर 1 आया ना, तो सुनो एग्जाम में ऐसा बोले व्हाट विल बी द इफेक्टिव डेट, तो अपने इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऐसा लिखेंगे क्या, 1 जैन। जैसे ये दिसंबर 1 22 है, तो 1 जैन 23 विल बी द इफेक्टिव डेट, है ना। लेकिन कोई कोई के लिए क्या होता है, 6 महीना रुकना पड़ता है, 6 महीना रुको एक बार, दिसंबर पूरा रुकना, दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई तक हो गया, फिर जून 1 इफेक्टिव डेट हो जाता है। तो कोई कोई अमेंडमेंट्स के लिए 6 महीने के बाद इफेक्टिव होता है, कोई कोई अमेंडमेंट्स तो तुरंत 1 जैन आने वाली 1 जैन से इफेक्टिव होता है, ये इफेक्टिव डेट होती है। और ये जो 3 महीना छोड़ के आगे वाला दिन लेते हैं वो एंट्री इन फोर्स डेट होता है।
लेकिन एंट्री इन फोर्स डेट हमेशा 2 होती है, लेकिन पकड़ना है किसको, विचर इज लेटर वाले को। और बाद में विचर इज लेटर के बाद जो कमिंग 1 जैन है या 6 मई वो इफेक्टिव डेट है, वो तो कॉमन ही होगा ना। तो ये सब चीजें अपने को क्या छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आ गया ना, अब क्वेश्चन इन लोग स्टडी मटेरियल में पीछे लास्ट में क्वेश्चन देते ना, ऐसा एग्जाम्पल दिया, ये ऐसा ऐसा डेट दिया, बोलो क्या होगा, व्हाट विल बी द एंट्री इन पोस्ट डेट। तो बस इतना सा कैलकुलेशन करके आंसर देना है, बोनस मार्क्स है तो पूरे। MLI था ये। एक्शन प्लान सारे खत्म हो गए, अभी लेक्चर शुरू हुआ, ऐसा सोचो। बहुत ये नहीं बता, मैं तो पी लूंगा। ये बहुत दर्दजनक सोच होती है, सोचना अभी लेक्चर चालू ऐसे कैसे यार, सुना है इतना कर, माइंड को ओपन करके वो अभी लेक्चर चालू हुआ है, ये स्टार्ट ही हुआ है, रीस्टार्ट है ना। फॉर्मेट रिबूट करो, रिबूट रीसेट बटन दबाओ, क्या क्या वर्ड है इसके अंदर, रीसेट, रीबूट, रीस्टार्ट है ना, जो भी है सब वापस चालू करो। ये मैंने आज आके पढ़ा था नहीं, देखो 1 2 3 4, ये क्या था, अलाइनिंग 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 ट्रांसफर प्राइसिंग आउटकम विद वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू जहां क्रिएट होती है इनकम भी उधर बुक होना चाहिए, लेकिन भाई साहब लोग का इनकम बुक इधर होता है जहां टैक्स नहीं आ रहा है, वैल्यू कहाँ क्रिएट हो रहा है। फिर मेजरिंग मॉनिटरिंग बेब्स, अगर मेजर नहीं करोगे तो तफड़ी हो जाएगा। और मेजर कैसे करने का, पीटी फसरड को मॉनिटर, ये सब इंडिकेटर्स ऑफ बेब्स है, प्रॉफिट रेट वगैरह था, टैक्सेस वो सब। फिर 3D क्या था, डिस्क्लोजर का मैकेनिज्म तगड़ा रखो देश में, ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन को तगड़ा रखो, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन से डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंटेशन वो ट्रांसफर प्राइसिंग वालों के लिए, और एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, तीनों को तगड़ा रखो। डिस्क्लोजर तगड़ा रखते तो क्या है कि चोर लोग क्या करते हैं, उनका प्लानिंग अपने को स्टार्टिंग से मालूम रहता है, प्रोएक्टिव अप्रोच आ जाता है। और ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन सीबीसी रिपोर्ट उस समय। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को तगड़ा क्यों बनाना है, क्योंकि चोरों को पकड़ने के लिए हम जब जुगाड़ करते हैं ना, तो बेचारे जेन्युइन लोग सफर करते हैं, तो सफर होंगे, उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन उनकी डिस्प्यूट्स को फास्ट रिजोल्व करो, नहीं तो वो लोग तो अपने को कोसेंगे कि मेरा तो कुछ है भी नहीं और मैं डिस्प्यूट रिजोल्व भी आराम से हो रहा है, तो उनकी डिस्प्यूट फटाफट रिजोल्व होनी चाहिए सर। फिर एम क्या था, मल्टीलैटरल इंस्ट्रूमेंट,